आज हम बात करें अगर अपार आईडी की, ब्लॉकचेन की, वगैरह वगैरह, तो वो सब इसी एजेंडा का हिस्सा है। कोविड जो था एक ट्रोजन हॉर्स था। ट्रोजन हॉर्स मतलब जो कहानी है ना कि एक ट्रोजन हॉर्स लकड़ी का घोड़ा बनाया गया, ट्रॉय ग्रीक कुछ कहानी है यूनान की पुराने समय की, और उस लकड़ी के घोड़े के अंदर दुश्मन जो बैठे हुए थे, तो बाहर से दिखने में तो वो उस लग रहा था कोई ऐसे कोई आर्टिफैक्ट है, लेकिन अंदर उसके दुश्मन बैठे थे और वो एंटर कर गए और दुश्मन की सेना उसके अंदर बैठी हुई थी। तो वो ट्रोजन हॉर्स था कोविड, जिसके द्वारा सारे जो एजेंडा थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, और ये पूरा जो क्लाइमेट चेंज का फ्रॉड है, और हेल्थ का जो फ्रॉड है, ग्लोबल हेल्थ का, और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ्रॉड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह जो टेक्नोलॉजीज, वो सारा पूरी तरह से अनलीश किया गया। वो सारा मतलब दुनिया के ऊपर उस एजेंडा को एक तरह से उसका सारे एजेंडा एक साथ स्टार्ट हो गए। और ट्रिगर जो था वो था कोविड का फॉल्स इवेंट, यानी फॉल्स फ्लैग इवेंट, जो कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई वायरस नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसको किया गया। तो 5 साल होने वाले हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। अपनी भी हम असेसमेंट करें कि क्या हमने नॉलेज हासिल की है इन 5 साल में, और भारत की तो हम करें ही। भारत में तो आप देख ही रहे हो कि इस समय मुझे किसी को भी ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि जनवरी 2025 में हम बैठे हैं और टेलीविजन खोलोगे, मेन स्ट्रीम मीडिया खोलोगे, तो वही सब नॉनसेंस आपको बताई जा रही है। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। अब मनोज ने मुझसे ये कहा था कि अपार आईडी के बारे में बात करना चाहते थे कि भाई अपार आईडी का जो चल रहा है, बहुत लोग को जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनको लेटर भेजे जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, कंसेंट, सो कॉल्ड कंसेंट लेटर्स। और कंसेंट लेटर्स क्या है कि कंसेंट लेटर वो होते हैं जिसमें आप कंसेंट भी दे सको और नो कंसेंट भी, लेकिन ये कंसेंट लेटर बनाए हैं पॉजिटिव कंसेंट के, कि भाई आपको देना है। तो जाहिर है वो आपकी फ्री विल को नहीं जानना चाहते, कि बल वो आपसे कंप्लायंस चाहते हैं। तो वो कंप्लायंस लेटर आप उनको कह सकते हो। कंप्लायंस का मतलब है कि भाई इस पे लिख के अपना बस साइन करके दे दो, अपना ठप्पा लगा के, कि हम आपके बच्चे की अपार आईडी बना दें, और ताकि आपके बच्चे को हम एक पूरा जो डिजिटल पेनोप्टिकॉन है, एक डिजिटल जेल है, उसका एक सदस्य इनमेट बना दें, हम बंद करें, और आपके बच्चे का सारा डेटा हम इकट्ठा करें, और उसको फिर हम मार्केट के अंदर रिलीज कर दें, और उससे लोग पैसा कमाएंगे। जो तरह तरह के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, जिनसे डेटा से पैसा कमाने के जो तरीके बन रहे हैं, जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म के तहत, उसमें झोंक दें आपके बच्चे को एक ईंधन की तरह, तो आप अपनी अनुमति दे दीजिए। ये पेरेंट्स से कहा जा रहा है। तो ये और इसमें आप देख ही रहे हो कि किस तरह का प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से है। जो स्कूलों पे भी स्कूलों को जो ऑर्डर कहा जा रहा है कि 100% एनरोलमेंट हो बच्चों की, यानी अपार आईडी के लिए। वैसे ही जैसे कोविड वैक्सीन में सर्कुलर दिए जा रहे थे, जो बिल्कुल रिटर्न सर्कुलर जो थे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जा रहे थे। रेलवेज के आपने सर्कुलर देखे होंगे, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी, जिनमें सर्कुलर जा रहे थे कि 100% वैक्सीनेशन होनी चाहिए। 100%। वैसे ही आज कहा जा रहा है कि 100% अपार आईडी की एनरोलमेंट होनी चाहिए, कोई बच्चा ना छूटे, सबको एनरोल करो। तो जाहिर है ये कोई कहने को सिर्फ वॉलंटरी है, पर ये सब लोगों पर प्रेशर, अच्छा लोगों पे प्रेशर डाला जाता है। अच्छा, इसमें जो लोगों को डराने का काम है वो कैसे होगा? लोगों से ये कहा जाएगा कि ये फ्यूचर है, डिजिटल एजुकेशन जो है ये फ्यूचर है, और पूरी दुनिया के अंदर यही हो रहा है, तो हम दुनिया से तो अलग चल नहीं सकते। एजुकेशन का फ्यूचर तो यही है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो बनाई ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से है, जो एजेंडा 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं एजेंडा 2030 के। एजेंडा 21 जिसको एजेंडा 2030 कहते हैं, उसके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 169 सब गोल्स हैं। सब गोल्स यानी गोल्स की जो और पार्ट्स हैं, उसमें सभी कुछ आ जाता है। एजुकेशन भी आ जाती है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, एवरीथिंग, वाटर, ठीक है, फूड, एग्रीकल्चर, सब कुछ। तो कोई ऐसा इंसानी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कवर नहीं होता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो है एजुकेशन रिलेटेड, जिसमें बातें की गई हैं यूनिवर्सल एक्सेस वगैरह की। यूनिवर्सल एक्सेस देंगे, जेंडर एक्विटी होगी, डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन, DEI, डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन, इस तरह की चीजें बताई गई हैं। और ये सब जब यूनिवर्सल एक्सेस की बात होती है, तो इसका मतलब होता है कि सारी दुनिया को हम बर्बाद करेंगे, ये मतलब होता है इसका। जैसे यूनिवर्सल एक्सेस, इम्यूनाइजेशन में हम यूनिवर्सल एक्सेस करेंगे। ये जो भारत सरकार का कार्यक्रम भी है जो बच्चों को टीका लगाने का, उसका नाम ही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP। यूनिवर्सल जब भी वर्ड होता है तो सावधान हो जाओ। तो यूनिवर्सल मतलब सबको मारेंगे, सबको टीके ठोक के मारेंगे, सबकी डिजिटल आईडी बना के मारेंगे। तो यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि वो गरीबों का कोई उत्थान करना चाहते हैं, वो गरीबों को मारना चाहते हैं। एक्चुअल में वो मार ही रहे हैं।
तो इसमें ये सारी बातें हैं, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है एजुकेशन रिलेटेड, उसके आधार पे बिल्कुल उससे अलाइन करके जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी 2020 में, जब कोरोना के लॉकडाउन लगे हुए थे तब, यानी कोरोना के लॉकडाउन लगाकर पूरी डेमोक्रेसी का की हत्या करके, कि जब पार्लियामेंट भी आपकी आ, नहीं पार्लियामेंट भी कन्वीन नहीं हो रही थी, वो जब भी कन्वीन हुई तो वो इन्हीं कामों के लिए हुई, जो फ्रॉड कानून या पॉलिसीज पार्लियामेंट के थ्रू पास कराई गई। जैसे एग्रीकल्चर के जो 3 काले कानून आए थे वो भी इसी दौरान आए थे, यानी लॉकडाउन के बीच में इन्होंने एक पार्लियामेंट को कन्वीन किया सिर्फ इन कानूनों को पास करने के लिए, और बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से वो पास किए गए। वैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 में इन्होंने अनाउंस कर दी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो कानून बनाने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो पॉलिसी है, वो तो पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, तो बहुत आसान था इनके लिए। जब लोगों को घरों में बंद करके ये एजुकेशन पॉलिसी उन पर थोपी गई, और जो पूरी तरह से अलाइंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के हिसाब से। अ, तो ये जब लोगों से कहा जाएगा कि पूरी दुनिया डिजिटल एजुकेशन की तरफ जा रही है, और डिजिटल बच्चों के डिजिटल लॉकर बनाने की जरूरत है, जिसमें उनके सारे एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स रहेंगे, सारे क्रेडिट्स रहेंगे, और सभी कुछ उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो आप कैसे अपने बच्चे को उससे वंचित रख सकते हैं? आपका बच्चा तो बहुत पिछड़ जाएगा, आपका बच्चा तो कहीं का नहीं रहेगा। और भारत के लोग क्यों इस बात को मान रहे हैं या मानते हैं? क्योंकि भारत में किसी तरह की आलोचनात्मक थिंकिंग है ही नहीं, यानी यहाँ पे डिजिटल मतलब अच्छी चीज है, जबकि डिजिटल जो आपकी पूरी आईटी इंडस्ट्री है, मैं पूरी आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पूरी आईटी इंडस्ट्री इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को इंप्लीमेंट करने में नंबर 1 है, वही है जो इंप्लीमेंट करने का मेन काम कर रही है। तो हमने बिल गेट्स का नाम तो सबने सुना, जो खुद आईटी इंडस्ट्री का है, जो एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन मैं कहूंगा उसको, एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन आज दुनिया का डॉक्टर बना हुआ है। वैसे ही इंडिया में ये देसी बिल गेट्स कौन है? देसी बिल गेट्स है नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस का है। देसी बिल गेट है नंदन नीलेकैनी, वो भी इन्फोसिस का है। तो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने सबसे की प्रोजेक्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इंप्लीमेंट किए हैं। नंदन नीलेकैनी ने सबसे पहले डिजिटल आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करने का काम किया इंडिया के अंदर, जो बिल गेट्स के क्रिमिनल क्लब का हिस्सा है, नंदन नीलेकैनी इन्फोसिस का। और 2008 में भारत में ये अथॉरिटी बनाई गई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जो बनी, यूआईडी। और तो सबसे पहले दुनिया के देशों में भारत देश था जहां एक पूरी पूरी आबादी के लिए यूनिवर्सल डिजिटल आइडेंटिटी बनाने का काम शुरू हुआ 2008 में, और बिना किसी कानून के, बिना किसी डेमोक्रेटिक मैंडेट के लोगों की ये आईडी बनाई। और कानून बहुत बाद में आया, कानून तो आया कोई शायद 2016-17 में। जो आधार के उन्होंने कानून पास किया पार्लियामेंट में, वो कानून आया है कोई 2016-17 में या 2016-17 में आया है। और ये जो अथॉरिटी बनी इसकी, जिसको पूरी फंडिंग मिली गवर्नमेंट की, वो स्टार्ट हुई थी 2008 में। तो देसी बिल गेट्स है आपका नंदन नीलेकैनी, जो आईटी इंडस्ट्री का है। इन्फोसिस जो टॉप की इंडिया में कंपनियां हैं आईटी की, उसमें कौन कौन सी आती हैं? सबसे बड़ी टीसीएस है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जो टाटा की है, रतन टाटा जो भी मरा है वो टाटा ग्रुप की, टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज। दूसरी विप्रो और इन्फोसिस, इन्फोसिस है दूसरे नंबर पे लगा लो, और विप्रो है। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। ये 4 बड़ी आईटी कंपनियां हैं, और इनके सारे लोग आपको इन्वॉल्व मिलेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा में, चाहे वो रतन टाटा हो जिसने इनिशियल फंडिंग की, जो सारे प्रोजेक्ट्स में शामिल है, डीपॉपुलेशन के भी। इसकी अपनी एक पॉपुलेशन फाउंडेशन बनी हुई है, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है शायद उसका नाम, पीएफआई, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये टाटा की है। तो टाटा तो भारत का रॉकफेलर है। जैसे रॉकफेलर पूरी दुनिया में डीपॉपुलेशन के प्रोजेक्ट चलाता है, ये सारे ये गर्भ निरोधक, जितने गर्भ निरोधक आए हैं, इन कॉपर टी से लेकर जितने भी हैं, ये सब रॉकफेलर की इजाद हैं, रॉकफेलर के बनाई हुई चीज। तो रॉकफेलर की भी अपनी चलती है एक दुनिया में, पता नहीं उसका नाम भी पॉपुलेशन फाउंडेशन ही है शायद, वो भी आप देख लेना, रॉकफेलर की जो है वो भी इंडिया में काम करती है। वैसे ही टाटा की अपनी एक बॉम्बे बेस्ड फाउंडेशन है, उसका नाम है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पीएफआई। तो और जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई 2006 में, उसका भी मेन, उसकी भी फंडिंग की थी टाटा ने, उसके भी, बल्कि उसका तो टाटा का ही आदमी है, राम दुरई, जो इस समय भी शायद चेयरमैन उसी का है। अभी कुछ साल पहले, 2 साल 3 साल पहले तक वही था, अभी भी शायद वही होगा। राम दुरई जो टीसीएस का पहले सीईओ हुआ करता था, टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। तो टाटा हो गया आपका, जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, टीसीएस उसका मालिक, जो पुरानी इंडस्ट्रियां भी उतनी सही संभालता है, जो स्टील इंडस्ट्री, और दुनिया मतलब भारत का सबसे पुराना इंडस्ट्रियलिस्ट, अंग्रेजों के जमाने का पारसी, जो अंग्रेजों के साथ किसी टाइम में ओपीएम की ट्रेडिंग किया करते थे और ओपीएम सप्लाई करते थे। तो ये पैसा इन्होंने कैसे बनाया अपना, वो भी हमें जानने की जरूरत है, खासकर जो पारसी आपके बिजनेसमैन है इंडिया में। अच्छा, फिर आपका इन्फोसिस, इन्फोसिस फाउंडेशन भी एक बनी हुई है, शायद आपको पता होगा, वो अवार्ड्स भी देती है। तो इन्फोसिस जो कंपनी है, आईटी कंपनी, जो दूसरे नंबर पे आती है, उसका नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकैनी। तो नारायण मूर्ति है देसी बिल गेट्स, उसको बल्कि नंदन नीलेकैनी से ज्यादा मैं मानता हूँ देसी बिल गेट्स, जो
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो बनाई, एक फ्रॉड बॉडी इन्होंने, अमेरिकन डीप स्टेट ने भारत में 2006 में, उसका 2 बार चेयरमैन रह चुका है। तो ये है देसी बिल गेट्स। ऐसे ही विप्रो का अजीम प्रेम जी भी इसमें इन्वॉल्व है। जो बिल गेट्स की एक गिविंग प्रोजेक्ट है, गिविंग प्रोजेक्ट, यानी जो जितने दुनिया के जो बड़े अमीर तरीन लोग हैं उन्होंने एक गिविंग प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जिसमें ये बात करते हैं कि हम अपनी जो वेल्थ है जो हमने कमाई है वो हम परोपकार में इस्तेमाल करेंगे। परोपकार में नहीं कर रहे, क्योंकि आप जानते हो कि बिल गेट्स ने जो अपनी फाउंडेशन बनाई वो दरअसल पूरी दुनिया से डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है और डीपॉपुलेशन करने का काम कर रही है। तो परोपकार नहीं, और उसकी वेल्थ लगातार बढ़ रही है, जबकि वो दिखाया जा रहा है कि जैसे वो पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए के जो वेल्थ है वो डोनेट कर रहा है, दान में दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सब वो उसकी कमाई हो रही है। सारी उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें वैक्सीनों में भी वो पैसा कमा रहा है, हर एक चीज में, टेस्टिंग में, वैक्सीन में, रिसर्च में, और बल्कि लूट रहा है। क्योंकि जो पैसा अल्टीमेटली 35,000 करोड़ अगर इंडिया में एक साल में एलोकेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए 2021-22 के बजट में, तो वो कहाँ गया? ज्यादातर पैसा बिल गेट्स की जेब में गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसकी थी? ये जो कंपनी थी सीरम इंस्टीट्यूट, इसमें इन्वेस्टमेंट किसकी थी? ये शुरू में ही आ गया था 2020 में कि $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तो उसने कोरोना में की थी, और ये पता नहीं कब से कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट में। जो 2011-12 की भी आपको न्यूज खबरें मिल जाएंगी गूगल करोगे तो, कि जिसमें कि वो सीरम इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पूनावाला साइरस पूनावाला और उसके बेटे की। तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं बिल गेट्स की। वैसे ही जो भारत बायोटेक है जिसने दूसरी वैक्सीन बनाई, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आपको बिल गेट्स जैसे लोगों की मिलेंगी, वेलकम ट्रस्ट की और बिल गेट्स की और रॉकफेलर की, इन लोगों की मिलेंगी। तो अल्टीमेटली पैसा किसकी जेब में गया? जो सरकार, जो आपका जनता का पैसा भी जो है, जो बजट में एलोकेट हुआ, वो भी बिल गेट्स जैसे लोगों की जेब में गया। तो मैं आईटी कंपनी की जो बात कर रहा था, उसमें पूरी आईटी इंडस्ट्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिमिनल गैंग का हिस्सा है। पूरी आईटी इंडस्ट्री अमेरिकन डीप स्टेट के लिए काम करती है। सच्ची बात यह है कि 80s में ये कंपनियां बनी, ज्यादातर टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, और ये सब डॉलर इकोनॉमी में पलने वाली कंपनियां हैं। ज्यादातर इनके सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, वो अमेरिका में होते हैं, 75% अमेरिका में, कुछ यूरोप में लगा लो। यूरोप भी अमेरिका का लाई है, अमेरिका की लाई, एक ही क्रिमिनल गैंग के हिस्से हैं ना, चाहे यूरोपियंस हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, लेकिन जो मेन लीडर है वो अमेरिका है। तो पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री आपकी काम करती है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिमिनल गैंग के लिए या अमेरिकन डीप स्टेट के लिए। और सारे के सारा जो प्रोजेक्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसका मेन जो ठेकेदार है भारत में, वो यही आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो देसी बिल गेट्स हैं, जिन पे की कोई बात नहीं करता। टाटा अभी मरा, तो जो हिंदुत्व के ग्रुप्स हैं सारे, बीजेपी, हिंदुत्व, आरएसएस के जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि रतन टाटा एक महान आदमी था, ये पीडोफाइल था, लौंडेबाजी करता था, ये लौंडे रखे हुए थे, इसने पता नहीं रेप शेप भी कर रखे हैं कई। इस पे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया था कि इसने कोई नेपाली लड़के का रेप किया हुआ। तो ये लौंडेबाज था, होमोसेक्सुअल, और डीपॉपुलेशन को ये कब से स्पॉन्सर कर रहा है, पता नहीं कितने दशकों से जो इसकी पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। रॉकफेलर का ये बहुत खास आदमी है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्पॉन्सर है। कोई ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फ्रॉड प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें टाटा नहीं मिलेगा आपको। तो जब रतन टाटा मरा, तो हिंदुत्व वाले, आरएसएस वाले ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये महान आदमी था और इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। और सिर्फ हिंदुत्व वाले नहीं, और भी लोग थे इसमें, और भी पॉलिटिशियन थे जो रतन टाटा को, शरद पवार जैसे लोग, तो ये सब। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये देसी बिल गेट्स हैं। अच्छा, अब ये जो आपके इन्फोसिस के हैं, इन्फोसिस भी इसका मेन फंडर थी, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का भी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी बैठे हुए हैं। और इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिजिटल आईडी का प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया इन्फोसिस ने, यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो था इंडिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो 2008 में चालू हुआ, वो उसके अंदर इन्फोसिस की इन्वॉल्वमेंट है। पीएचएफआई में इन्फोसिस की इन्वॉल्वमेंट है शुरू से ही, पहले दिन से। पीएचएफआई जो बना तो इन्फोसिस फाउंडेशन की उसमें फंडिंग है, नारायण मूर्ति की फंडिंग है, नंदन निलेकनी की फंडिंग है। नंदन निलेकनी की जो वाइफ है वो इसके गवर्निंग बोर्ड में बैठी हुई थी, और नारायण मूर्ति का मैं बता ही चुका, वो 2 बार चेयरमैन रह चुका है। तो सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको इन्फोसिस की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। और वही इन्फोसिस का नारायण मूर्ति, जिसका दामाद जो है वो बन गया यूके का प्राइम मिनिस्टर, और ये जो इसका दामाद है यूके का प्राइम मिनिस्टर जो बना, ये खुद इसकी तगड़ी इन्वेस्टमेंट्स है मॉडर्ना में। मॉडर्ना जो वैक्सीन बनी उसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऋषि सुनक की, और ये सबको इसमें बहुत वहां के मीडिया में भी आया यूके के। तो यानी ये जिन्होंने ये सारे फ्रॉड किए वो अल्टीमेटली मेन बेनिफिशियरीज हैं इनके। तो ये देसी बिल गेट्स हैं, आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की, जिसने कोई 15 साल तक इनको जबरदस्त टैक्स छूटें मिलती रही, इनको इस नाम पे कि ये इंडस्ट्री भारत के लिए इतनी जॉब्स क्रिएट कर रही है, इतनी इनकम आती है, इतनी फॉरेन एक्सचेंज आती है, यूएस डॉलर कमा रही है भारत के लिए। तो
कोई मेरे ख्याल से 15 साल तक इनको जबरदस्त कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलती रही। और इनके जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने के, तिमाही, 3 महीने के जो प्रॉफिट होते हैं वो हजारों करोड़ में जाते हैं। आप इन्फोसिस का जो लेटेस्ट, जो इन्होंने रिजल्ट्स अपने देखना, किसी भी गूगल करके देख लेना इन्फोसिस के, तो आपको पता चलेगा कि एक कंपनी के जो सिर्फ 3 महीने के नेट प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सारे खर्चे उन्होंने निकाल लिए, जो सैलरीज के और जितनी इनकी मोटी मोटी सैलरी हैं सबकी वो, और सारे जो इनके बाकी जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं सारी की सारी निकालने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, यानी इनका जो टैक्सेशन है वो अभी कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुआ है, यानी मेरे ख्याल से और 10 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा। और उससे पहले इनको टैक्स छूट मिलती रही थ्रू आउट 90s, जब ये ग्रो कर रही थी इंडस्ट्री, और फिर 2000 के बाद बहुत तेजी से ग्रो की। तो समझो कि 2014-15 तक तो इनको सारे जो कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिली हुई थी। तो इनके प्रॉफिट कहां से कहां जा रहे थे, यानी मैं कितने सालों से देख रहा हूं, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट भी रहा हूं, हजारों करोड़ में इनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स होते हैं, नेट प्रॉफिट्स जो होते हैं, नेट प्रॉफिट्स। अब हजारों करोड़ की जो उन्होंने वेल्थ इकट्ठी की है, हराम की कमाई, मैं इसको हराम की कमाई कहता हूं, क्योंकि लेबर को एक्सप्लॉइट किया, बॉडी शॉपिंग की, यहां से लेबर कहीं भी भेजते हैं, ये अमेरिका में इधर उधर, और कोई जो सैलरीज हैं वो कुछ भी नहीं होती। लगता है कि जो हमारे भारत के लोग हैं उनकी वेजेस इतनी कम है कि उनको लगता है कि अगर एक आईटी इंजीनियर को मान लिया साल के 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 10-12 लाख रुपए, तो ये बड़ी सैलरी है। बड़ी कुछ नहीं है, अमेरिका जो डॉलर में कमा रहे हैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो बॉडी शॉपिंग का मतलब होता है यहां से लेबर को कहीं पर भी ये ले जाते हैं, क्योंकि सस्ता लेबर इंडिया में अवेलेबल है, और चाहे वो अमेरिका में लेके जाएं, यूरोप में लेके जाएं, कहीं भी प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, और इंडिया में है तो और भी कम देते हैं जो उनको तनख्वाहें, और अरबों और टैक्स में छूट लेते हैं। जमीन जो इनको मिलती है, जहां भी अपने ये कैंपस बनाते हैं, वहां पे हर सरकारों में होड़ लगी होती है उनको मुफ्त में जमीन देने की, फ्री में, जितना मर्जी लो। एक टाइम तक इन्फोसिस के इतने वो जिसको कहते हैं ना कमरे थे, इन्होंने हॉस्टल बना रखे हैं जगह जगह, इनके कैंपस जहां भी है, बैंगलोर में, पुणे में, बॉम्बे में, नोएडा में, कहीं भी, गुड़गांव में, जहां जहां भी इनके कैंपसेस हैं, वहां पे इनके जो कमरे थे वो किसी होटल, जो टॉप की इंडिया की होटल कंपनी है उसके इतने कमरे नहीं थे जितने इनके थे, और सारे मुफ्त की जमीनों के ऊपर। तो इनको जो सब्सिडीज दी गई, टैक्स में छूट दी गई, और इन्होंने जो अरबों रुपए की दौलत कमाई, उसको ये अब इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे देश से डेमोक्रेसी को खत्म करने में, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करके। तो ये गद्दार हैं सबसे बड़े, चाहे रतन टाटा हो, चाहे नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, अजीम प्रेम जी, और इन सब की फाउंडेशन चल रही है। अजीम प्रेम जी की भी फाउंडेशन चलती है इंडिया में, एजुकेशन में और इन चीजों में। ये भी फ्रॉड है। अजीम प्रेम जी हुआ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हुआ, एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नादर शुरू से ही पीएचएफआई के बोर्ड में था, शिव नादर है उसका नाम, जो एचसीएल टेक्नोलॉजीज का मालिक है। ये आनंद महिंद्रा चेयरमैन रह चुके हैं पीएचएफआई का। आनंद महिंद्रा भी टेक कंपनी चलाता है, जो सत्यम थी जो उसने एक्वायर की थी, तो आनंद महिंद्रा भी टेक कंपनी चलाता है। बाकी तो ये है ही उसमें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो है ही, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना रहा है, जो कि एक और फ्रॉड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो क्योंकि वो भी इसी पूरे न्यू वर्ल्ड के एजेंडा से जुड़ा हुआ है, जो ये आपको पूरे जो तथाकथित फॉसिल फ्यूल्स जिसको ये कहते हैं उसको ये बंद कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके ऊपर थोप रहे हैं, और जो एक्चुअल में पर्यावरण को और नुकसान करेगा, क्योंकि ये सब जो सेल्स बनाई जाती हैं, बैटरीज बनाई जाती हैं, वो सारी माइनिंग से बनाई जाती हैं, और वो माइनिंग जो होती है वो डिस्ट्रक्शन करेगी जंगलों का और हर एक जगह का, और वो चल रही है डिस्ट्रक्शन इस समय। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग हैं जिन्होंने ये सब किया। तो आईटी इंडस्ट्री है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में है। इंडिया के अंदर जो ई गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए अर्ली 2000 में, वो सारे के सारे उसके स्पॉन्सर यही आईटी कंपनियां थी। इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बना, जो इस फ्रॉड में शामिल है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये पीपीपी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मैं समझा रहा हूँ 2020 से, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिमिनल गैंग है वो भी अपने आप को एक ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहता है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ही ये है कि जितनी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनके सारे रिसोर्सेज पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का और पूंजीपतियों का कब्जा, ये है पीपीपी। तो पीपीपी द्वारा पिछले 30 साल में इंडिया में, 30-34 साल में, यानी 1991 में यहाँ पे औपचारिक तौर से न्यू लिबरल पॉलिसीज इंपोज करनी स्टार्ट हुई। 91 में औपचारिक तौर से जो न्यू लिबरल रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी जिसको कहा जाता है, इनका सही नाम है न्यू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो 91 में स्टार्ट हुए। 1991 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया, तब से औपचारिक तौर से स्टार्ट हुए। तो उस हिसाब से इंडिया में अब 33-34 साल हो गए, और उसके बाद ये पीपीपी का कॉन्सेप्ट आया। पहले ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आया, रोड, स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जितने नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, ये सारे के सारे पीपीपीज में आ गए। यानी बड़े बड़े कंसेशन एग्रीमेंट साइन होने स्टार्ट हो गए। पहले तो ये था कि गवर्नमेंट केवल रोड की कंस्ट्रक्शन करवाती थी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, रोड की, पोर्ट्स की, एयरपोर्ट्स की, जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी केवल कंस्ट्रक्शन। ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, यानी जनता के हाथ में। तो उसमें आपके पास रेमेडीज थी, और रेमेडी यही होती है कि जितने भी डेमोक्रेटिक आपके तरीके हैं सरकार को से की अकाउंटिंग करने के, वो आपके पास होते हैं। लेकिन जब वो प्राइवेट हाथों में चली जाती है,
रोड अगर कंसेशन एग्रीमेंट 30 साल के कंसेशन एग्रीमेंट के तहत एक टोल रोड बनाई, नेशनल हाईवे बनाया, स्टेट हाईवे बनाया, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो आपके जनता के हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं। वो आपसे पैसे भी वसूल रहा है, टैक्स भी वसूल रहा है, जबकि उसका वो टैक्स वसूल ही नहीं सकता। अगर भारत के संविधान को भी देखा जाए तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट पार्टियां जनता से पैसे नहीं ले सकती, लेकिन उसको अब टैक्स कहने की बजाय उसको एक नया नाम दे दिया टोल का, यूजर चार्जेस। इसको यूजर चार्जेस भी कहते हैं। और वो प्राइवेट पार्टियां, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपसे पैसे वसूल रहे हैं रोड इस्तेमाल करने के, रोज डेली बेसिस पे। आप 2 बार उस रोड से गुजरोगे, दोनों बार उसका टोल दोगे। तो ये स्टार्ट हुआ तब, यानी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो फ्रॉड स्टार्ट हुआ 90s में स्टार्ट हुआ था। जो शुरू शुरू में रोड्स बनी, जैसे दिल्ली नोएडा टोल रोड है, डीएनडी फ्लाईवे जिसको कहते हैं, ये सबसे पहले 92 में कंसीव हुई थी, 92 में। यानी जब 91 में भारत में औपचारिक तौर पे न्यू लिबरल रिफॉर्म चालू हुए, और 92 में उसके बाद धीरे धीरे सारे नेशनल हाईवेज पीपीपी पे हो गए, यानी सारे टोल रोड बनते गए बनते गए। फिर जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई 99 में, तो इसने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने, एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और वो सारा का सारा पीपीपी के थ्रू होना था। और अब आप देख लो, सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब प्राइवेट हाथों में जा चुके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे। अडानी जो है वो कितने पोर्ट्स इंडिया में, पता नहीं कितने पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, कितने एयरपोर्ट, सारे एयरपोर्ट्स उसको दे दिए। पहले भी ये एयरपोर्ट दिए गए जीएमआर और जीवीके को। एक दिल्ली एयरपोर्ट था, जीवीके के पास था, हैदराबाद की कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और मुंबई एयरपोर्ट था जीएमआर के पास। फिर जब मोदी आया तो उसने उनसे छीन के इसको दे दिया अडानी को। अब अडानी कंट्रोल कर रहा है प्रोजेक्ट्स, ये एयरपोर्ट के जो एयरपोर्ट्स हैं भारत के ज्यादातर। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी शुरू में आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे, उनको अनबंडल करके, यानी ट्रांसमिशन को अलग किया, डिस्ट्रीब्यूशन को अलग किया और जनरेशन को अलग किया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अलग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, ट्रांसमिशन अलग हो गया, और ये कंपनियां भी अनबंडल करके प्राइवेट हाथों में गई। ये भी सब पीपीपी है। तो सारा कुछ पीपीपी हो गया। अब गवर्नमेंट भी अब प्राइवेट हो चुकी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आज, जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के तहत हैं और एजेंडा 2030 के तहत हैं। तो ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं, जैसे मैंने बताया, वो इतनी ज्यादा ऑल एम्ब्रेसिंग है ये एजेंडा 2030। इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, तथाकथित हेल्थ केयर में हो, हर एक चीज में जो आपकी सारी पॉलिसियां उसी एजेंडा से आ रही हैं। यानी जनता का कुछ नहीं है उसमें, जनता की कोई मैंडेट नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो चुनाव जीत के जनता ने कहा हाँ आप ये कीजिए, ये पॉलिसी आप इंप्लीमेंट कीजिए, इसके लिए हम आपको वोट दे रहे हैं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। सारी पॉलिसियां आप पे थोपी जा रही हैं। सारी पॉलिसियां, चाहे कोई भी छोटी से छोटी पॉलिसी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की हो। लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपकी म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट में आपकी पंचायत आ जाती हैं। तो पंचायत के लेवल तक जितनी पॉलिसियां हैं, सारी की सारी बाहर से आ रही हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट जो बिलियनियर्स हैं, वो इम्पोज कर रहे हैं। नारायण मूर्ति जैसे बदमाश, नंदन नीलेकनी जैसे बदमाश, बिल गेट्स जैसे बदमाश, रॉकफेलर जैसे, रॉथस्चाइल्ड जैसे, ब्लैकस्टोन, ये ब्लैक रॉक जैसे, ये हैं जो कर रहे हैं। और इनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं बचा। और इन्हीं की जो पॉलिसीज हैं, वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सेक्रेटेरिएट, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो क्रिमिनल गैंग है, उसने अपनी सेक्रेटेरिएट भारत में खोली हुई है, जिसका नाम है नीति आयोग। और उस नीति आयोग में जो इलेक्टेड लोग हैं भारत के, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो इलेक्टेड हैं, जो आपने चुनाव में जिनको वोट देके आपने उनको उन पदों पर बिठाया है जनता ने, वो लोग उसके बाबू बने हुए हैं। यानी नीति आयोग का जो गवर्निंग बोर्ड है, उसमें कौन लोग बैठे हैं? उसका चेयरमैन है प्रधानमंत्री, और उसके जो सदस्य हैं वो हैं सारे मुख्यमंत्री देश के, सारे सारे मतलब सारे जितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबके मुख्यमंत्री। वो सब अलग अलग पार्टियों के हैं, और सब मिलके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। असल पॉलिसी वहां से आ रही है सारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसकी सेक्रेटेरिएट हो गई, यानी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिमिनल गैंग कह लो आप, और उसकी सेक्रेटेरिएट हो गई, सचिवालय हो गया। नीति आयोग, और नीति आयोग के बाबू कौन है? जिन्हें आप इलेक्टेड लोग समझते हो, बड़े पावरफुल समझते हो, वो बाबू बन चुके हैं। वो बाबू हैं जिनका काम है इंप्लीमेंट करने का इन पॉलिसीज को। और वो बाबू कौन है? एक प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया। मोदी ने बार बार ये शब्द इस्तेमाल किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, ये दरअसल था जिसकी वो बार बार बात करता था। अब प्रधानमंत्री बनने से पहले ये बातें करता था, एक टीम होगी, टीम होगी, टीम होगी। वो टीम क्या होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके पॉलिसियां इंप्लीमेंट करेंगे। और टीम को वो कहता था कि सब मिलके हम तो एक टीम की तरह काम करेंगे। वो टीम जो थी, वो इसी टीम की बात कर रहा था। जैसे ये बना प्रधानमंत्री 2014 में, तो इसने जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया, और प्लानिंग कमीशन की जगह इसने नीति आयोग को स्थापित किया। नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI आयोग। और उसमें उसके गवर्निंग बोर्ड में सारे चीफ मिनिस्टर बैठा दिए सभी पार्टियों के। वो सब मिलके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और यहां से सारी चीजें आ रही हैं। अब RID भी यहीं से आ रही है। सारी जो आपकी हैं, सारी पॉलिसियां यहां से आ रही हैं। जो 3 कंपोनेंट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। एक तो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा, जिसमें जो इससे जुड़ता है एजेंडा 21, एजेंडा 2030 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, 169 सब गोल्स। पहला ये हो गया क्लाइमेट चेंज वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दूसरा हो गया हेल्थ वाला, फर्जी वायरस,
फर्जी महामारी, फर्जी जहरीली वैक्सीन, ये दूसरा एजेंडा है जिसको ग्लोबल हेल्थ कहा जा रहा है, वन हेल्थ भी कहा जा रहा है। और तीसरा हो गया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें आ गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ बॉडीज, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आपको गुलाम बनाने की टेक्नोलॉजी है। और ये सारी चीजें आ गई आपकी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो तीन कंपोनेंट हो गए आपके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के। तीनों को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नीति आयोग के द्वारा इंप्लीमेंट हो रही है। सारी पॉलिसियां वहां से आ रही हैं, कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है, कुछ भी जनता के मैंडेट से नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे इन्होंने चुनाव लड़के जनता से मैंडेट हासिल किया, जनादेश हासिल किया हो। एक भी पॉलिसी नहीं है। और इसलिए जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है सब कुछ फ्रॉड है, क्योंकि अल्टीमेटली मेन स्ट्रीम मीडिया जो इशू इशू करती रहती है, मुद्दा मुद्दा मुद्दा, वो मुद्दा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि चुनाव में टॉकिंग पॉइंट्स हैं जिससे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और चुनाव हो गए, 2024 के चुनाव में आपने देख ही लिया, और पॉलिसियां एग्जैक्टली वही हैं जो पहले थी, और सबकी वही है, सभी पार्टियों की वही पॉलिसीज हैं। अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, सभी एक ही एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चाहे वो केरल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, वो भी वही एजेंडा इंप्लीमेंट कर रही है जो कर्नाटक की बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, या राजस्थान की बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन जब राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो भी वो वही कर रही थी। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी तो वही पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही थी, वही कोरोना का फ्रॉड इंप्लीमेंट हो रहा था। और जब उस बीजेपी ने उस गवर्नमेंट को गिरा के फूट डाल के अपनी गवर्नमेंट, शिंदे की गवर्नमेंट बनाई, शिवसेना को तोड़ के, तो जो शिंदे बना, तो एक नाथ शिंदे बना, तो वो भी वही इंप्लीमेंट कर रहा है। और अब जब ये तिकड़म लड़ा के फ्रॉड करके जीत गए इलेक्शन, तो अब भी जो नया चीफ मिनिस्टर है वही इंप्लीमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट कोई भी आए, पॉलिसियां वही, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो या कांग्रेस, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी वही कर रही है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी वही कर रही है, और तथाकथित राइट विंग गवर्नमेंट, दक्षिणपंथी गवर्नमेंट जो जिनको कहते हैं, आरएसएस की गवर्नमेंट जो है वो भी वही कर रही है। और कोई और पार्टी हो, अगर बीजेडी है ओडिशा में, बीजू जनता दल, तो वो भी वही कर रहा है। और अब बीजेपी की आ गई तो वो भी वही कर रही है। और या तमिलनाडु के अंदर डीएमके की गवर्नमेंट है तो एक्जैक्टली वही कर रही है जो स्टालिन की गवर्नमेंट है वहां पे 100% न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को इंप्लीमेंट कर रही है। कोरोना फ्रॉड को इंप्लीमेंट किया तमिलनाडु में, और अब कोई और गवर्नमेंट अगर आ गई तो वो भी वही करेगी। साउथ की सारी गवर्नमेंट देख लो, तेलंगाना में जो केसीआर की गवर्नमेंट थी, केसीआर उसका बेटा गवर्नमेंट चला रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो दलाल हैं दोनों, बाप बेटे, बाप चीफ मिनिस्टर था, बेटा आईटी मिनिस्टर था। और अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है रविंद्र रेड्डी की, वो अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में वो भी अपनी रिपोर्ट कार्ड देने जा रहा है। 10 तारीख से शायद स्टार्ट हो रही है मीटिंग, ये स्विट्जरलैंड में, दावोस में। तो पिछले साल वो गया होगा जब, यानी पिछले साल जब वो बाप बेटे चीफ मिनिस्टर थे, वो तेलंगाना के करता धरता थे, तो वो जा रहे थे हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। अब वो जाएगा रविंद्र रेड्डी जो नया चीफ मिनिस्टर आया है। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश में, वो भी वही कर रहा है जो उससे पीछे जो जगन रेड्डी कर रहा था। तो ये कोई भी पार्टी हो, सब एक एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इनका जो इन्होंने बनाया है सिस्टम वो ये है, नीति आयोग में बैठे हुए हैं सारे, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की के नाम पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन जो आपको बतानी जरूरी है। हो सकता है इसमें से कई बातें आप कहें हमें पता है और रिपीट हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये बातों को इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों के सवाल बार बार ये होते हैं कि ये कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। अब अपार, इसका हम क्या करें, उसका हम क्या करें। यानी जैसे वो है ना वो कहानी कि वो एक राक्षस था तो उसके सर एक काटो तो वो 100 बन जाते थे, फिर काटो फिर और बन जाते थे। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी पॉलिसीज जो हैं, इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। आपकी जो आपकी जो मर्जी है, आपकी जो जनता की जो एस्पिरेशंस हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हैं। और तो ये सारी बातें हैं। और एक दो चीजें मैं थोड़ा सा बता दूं अपार आईडी के बारे में। जो डिजिटल आईडी का जो फ्रॉड है वो सब जुड़ा है आधार से। आधार जो है वो है जो आपकी यूनिवर्सल डिजिटल आईडी बनेगी। यानी पूरी दुनिया में जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है वो है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी यूनिवर्सल डिजिटल आईडी होनी चाहिए। तो भारत में सबसे पहले लॉन्च हुई, यानी दुनिया में के देशों में सबसे पहले भारत में एक यूनिवर्सल आईडी बनने का काम हुआ। यानी यूनिवर्सल मतलब सारी पूरी पॉपुलेशन की डिजिटल आईडी बनने का काम हुआ 2008 से जो स्टार्ट हुआ। यानी कितना साल आप देख रहे हो, 17 साल 18 साल हो गए। और बिना कानून के भी वो चलता रहा, उसको कोई रोक नहीं पाया, जबकि वो फ्रॉड था। आज भी वो आप देख रहे हो लूटा जा रहे हैं पैसे। पूरा जो आधार एनेबल्ड सिस्टम है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, उसमें पैसे लूटे जा रहे हैं। आपके कहीं से भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह चुरा के, थंबप्रिंट्स वगैरह चुरा के आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। पता नहीं हजारों केस भारत में दर्ज हो चुके। तो ये सारा प्रोजेक्ट फिर भी इंप्लीमेंट हो रहा है, बल्कि उसको और ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जितने फ्रॉड होते हैं उससे ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं। और कानून भी इसका बहुत बाद में बना, 2017 में। कोई भी मैंडेट नहीं था, जनता का डेटा इकट्ठा करके उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। उसको एक सोशल क्रेडिट सिस्टम बना दिया गया। पूरा आधार एक सोशल क्रेडिट सिस्टम है और हर एक चीज से लिंक कर दी गई। और आपने देखा कि वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुई भारत में कोरोना की, तो रजिस्ट्रेशन आधार के थ्रू हो रहा था। आज अपार आईडी का रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है बच्चों का, उसके लिए भी आपको अपना बच्चे का और पेरेंट्स का वो देना होता है, आधार नंबर। आधार आपको सबमिट करना पड़ता है। तो आधार से लिंक्ड है, ये सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है कि ये आधार से लिंक्ड है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन ही अपार का हो रहा है वो आधार से, उसमें आधार का आपको अपना सबमिट करना पड़ता है, आधार नंबर वगैरह।
तो ये जाहिर है हर एक चीज आधार से लिंक्ड है। तो यूनिवर्सल आईडी आपकी एक ही बनेगी, और बाकी जो आईडियाज बन रही हैं, चाहे वो अपार हो, चाहे वो फैमिली आईडी हो, जैसे कि कई स्टेट्स में बनी है, जैसे हरियाणा और राजस्थान में फैमिली आईडीज बनी है, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी कोई आईडी इन्होंने बनाई है। जो तरह तरह की अलग अलग आईडीज हैं, वो सब आधार से लिंक होके एक कॉमन आईडी होगी आपकी, यूनिवर्सल डिजिटल आईडी, जो आपको अ, आपके वो थोपी जा रही हो। यही पूरी दुनिया में होगी, यही मॉडल पूरी दुनिया में है। भारत में जो चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, डिजिटल, जिसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसमें डिजिटल आईडी भी आ जाती है और बाकी चीजें भी बहुत आ जाती हैं। एग्री स्टैक हुआ, इंडिया स्टैक हुआ। इंडिया स्टैक एक पूरी ब्लॉकचेन का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें सारा डेटा आपका इकट्ठा किया जाएगा। जो आधार है उसमें भी जो डेटा आपका इकट्ठा हो रहा है सब ब्लॉकचेन पे जाएगा। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसमें सारा डेटा लोगों का स्टोर किया जाएगा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है, भारत सरकार का पूरा ब्लॉकचेन पे एक पॉलिसी पेपर है जो आपको नीति आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगा, शायद 2019 में आया था। पूरी ब्लॉकचेन पॉलिसी है जिसपे इंडिया स्टैक बनाया गया है और एग्री स्टैक भी बनाया जा रहा है। इंडिया स्टैक का मतलब है ब्लॉकचेन की बैकबोन पे भारत के जितने नागरिक हैं, जितने भी हैं, उन सबका, हर इंसान का सारा डेटा कंसोलिडेट करके, मतलब एक जगह पे इकट्ठा करके सारे का सारा ब्लॉकचेन पे जाएगा। और अल्टीमेटली सारी की सारी गवर्नेंस भी ब्लॉकचेन पे चली जाएगी, यानी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और सब कुछ ब्लॉकचेन पे, जो आपके डेटा के आधार पे होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स के आधार पे होगा। और बच्चों का भी सारा डेटा जो जाएगा वो ब्लॉकचेन पे जाएगा। और ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे, यानी उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सब कुछ चलेगा कि यानी जो एआई के एल्गोरिथम्स हैं वो आपकी जिंदगी का संचालन करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, जो कि सारा डेटा आपका ब्लॉकचेन पे होगा और ब्लॉकचेन के ऊपर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलेंगे। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। पर इंडिया, भारत सरकार सारा डेटा ब्लॉकचेन पे डाल रही है, जो एक पूरी की पूरी सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट इस पे बनाई जाएगी। यानी डेटा के आधार पे बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो रही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो आप वो कीजिए, गूगल करो, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया करो, गूगल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी भारत में करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है जो डेटा के आधार पे हो रही है। यानी डेटा जो जनता का इकट्ठा किया जा रहा है, वो डेटा के आधार पे एक सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बनाई जा रही है, जिसको ह्यूमन कैपिटल बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं। जो प्राइमरीली शुरू शुरू में आप देखेंगे उसमें एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और पॉवर्टी मैनेजमेंट में ये सारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट का, इसको मैंने एक आर्टिकल में समझाया था, 2020 में लिखा था। वो आर्टिकल मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, हिंदी में लिखा था ताकि जनता को समझ में आए। जो अपार आईडी भी है वो भी सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट से जुड़ी हुई है। और ब्लॉकचेन ट्रांसक्रिप्ट बनाने का काम चल रहा है सभी स्टूडेंट्स का। जितने स्कूल के बच्चे हैं जिनकी अपार आईडी बनाई जा रही है, उसका जो मेन पर्पस है वो है पूरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को एक सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट के हिसाब से ढालना। यानी पूरी एजुकेशन को सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बनाया जा रहा है, जिसको ह्यूमन कैपिटल बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, निवेश करेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है। और वो मॉडल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं 2 मिनट में। उसमें 3 पार्टियां होती हैं। एक बड़ा इन्वेस्टर होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा, एक गवर्नमेंट होगी और तीसरा होगा एनजीओ जो इंप्लीमेंट करेंगी प्रोजेक्ट को। कहीं पे एजुकेशनल बैकवर्डनेस है तो उस पर एक प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा जिसके पहले से आउटकम फिक्स होंगी, पहले से उस आउटकम्स को तय किया जाएगा कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चे एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, यानी लिटरेसी की या न्यूमरेसी की, लैंग्वेज स्किल्स हो गई या मैथमेटिक्स की स्किल है, वो कमजोर हैं, तो कैसे एक सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बनाई जाए जिससे उन बच्चों की स्किल्स को इंप्रूव किया जाए, या उनको कुछ ऐसी आउटकम जो पहले से मैट्रिक्स पहले से तय कर लिए जाए, जहां तक अगर हम पहुंच गए तो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल माना जाएगा। और जो ओरिजिनल इन्वेस्टर है जिसने निवेश किया है उसको अपना रिटर्न मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे, जो गवर्नमेंट उसको पे करेगी। यानी जो उसने इन्वेस्टमेंट की उस प्रोजेक्ट में, उसका उसको रिटर्न मिलेगा, यानी वो वापस मिलेगी इन्वेस्टमेंट और उस पर कुछ प्रॉफिट भी वो कमाएगा। तो 3 पार्टियां बनकर ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बनेगी, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे, जिसमें एनजीओज होंगी और जिसमें आपकी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, ये है, बनने का काम चल रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स अभी तक क्या हुई हैं तो आप देख सकते हैं। आप गूगल करो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, एक इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी बनी हुई है, उसमें आप देखो कौन कौन लोग हैं। उसमें रॉकफेलर फाउंडेशन भी मिलेगी, उसमें सारे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं मिलेंगे। एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूं, एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनी थी 2010 में, जब मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह, कभी मनमोहन सिंह मरा तो लोगों ने कहा कितना महान आदमी था। मनमोहन सिंह ने अपनी सारी जिंदगी दल्लागिरी की है। मनमोहन सिंह ने अमेरिकन डीप स्टेट का ये दल्ला था, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी दल्ला है। कई लोग बोलते हैं कि देखो नरेंद्र मोदी के बारे में इतना तो कह सकते हैं कि वो चुनाव जीता, यानी उसको डेमोक्रेटिक मैंडेट हासिल था, लेकिन ये चुनाव कैसे जीता? ये 90s में ये दलाल बन चुका था, ये सीआईए ने इसको ट्रेन किया था नरेंद्र मोदी को, वैसे ही ये मनमोहन सिंह था। तो मनमोहन सिंह की आप देखो, उसका पूरा करियर था दलाली करके, यानी वो एक कठपुतली था, पपेट था अमेरिकन डीप स्टेट का, जो सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा था। तो आप देखो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके टाइम में हुआ, पीएचएफआई इसने सेटअप किया,
आधार इसने सेटअप किया। आधार जो सेटअप किया, नंदन नीलेकनी जो इसका करता धरता था आधार का, आपको याद होगा कि वो उसने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा था, बैंगलोर से चुनाव भी उसने, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था वो। तो ये भी यानी ये कांग्रेस में शामिल हो गया था नंदन नीलेकनी। तो ये सारे जो मेन प्रोजेक्ट थे ये कांग्रेस ने 10 साल में इंप्लीमेंट किए, लेकिन लेकिन उनमें से भी कई के ऑरिजिन आपको वाजपेयी गवर्नमेंट में भी मिलेंगे। जैसे कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो बना 2006 में, उसकी जो वो कंसीव किया गया वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे 2004 में, जब वाजपेयी गवर्नमेंट अभी गई नहीं थी, वाजपेयी गवर्नमेंट अभी थी। तो अमेरिका के साथ मिलकर वाजपेयी गवर्नमेंट की जो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करती थी, शायद सुषमा स्वराज, उसने ये कंसीव किया था। उसने कहा था अमेरिका से कि बनाओ। तो अमेरिका ने अपने विकीलीक्स में, अमेरिका के डिप्लोमेट ने अपने विकीलीक्स में ये बात लिखी हुई है, ये बात। तो ये वाजपेयी गवर्नमेंट भी कितनी बदमाश थी। एनएचडीपी जो इसने चालू किया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो पूरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे था। पीपीपी मतलब फ्रॉड, समझ जाओ, पीपीपी मतलब फ्रॉड। जो 30-30 साल के कंसेशन एग्रीमेंट है, टोल ले रहे हैं, सारा फ्रॉड है। भारत के संविधान के भी खिलाफ है, ये मैं बता चुका हूं। क्योंकि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि आप, कोई भी प्राइवेट पार्टी किसी से कोई टैक्स नहीं वसूल सकती। ये संविधान के खिलाफ है। अगर आपको टैक्स वसूलना है, उसका एक ही तरीका है कि आपको कानून पास करना पड़ेगा, जिसको टैक्स लॉ कहते हैं। कोई भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है, उसके पीछे कानून होता है। जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेती है जीएसटी, उसके लिए कानून पास किया, जीएसटी एक्ट। उससे पहले एक्साइज एक्ट था, एक्साइज था, कस्टम्स एक्ट था। तो कोई कानून ऐसा नहीं है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, पार्लियामेंट में पास किया हुआ सेंट्रल एक्ट होगी, सेंट्रल कानून होगा, या वो विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा में पास किया कानून होगा। लेकिन कानून पास करना पड़ेगा। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अमेरिका में इसको बोलते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये होता है टैक्सेशन हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, जब तक रिप्रेजेंटेशन ना हो। यानी एक लेजिस्लेटिव बॉडी में, विधानसभा में या पार्लियामेंट में बैठ के, जो आपके जिन लोगों को आपने वोट देके भेजा है, वो जब तक अप्रूव नहीं करते, कानून नहीं पास करते, तब तक आप टैक्स नहीं ले सकते। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। इसका एक आर्टिकल भी है, उस आर्टिकल का नंबर मुझे याद नहीं, पर मैं देख के बता दूंगा। और उसमें यह लिखा है कि बिना कानून पास किए इस देश में किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता, जबकि प्राइवेट पार्टियां आपसे टोल वसूल रही हैं। रोड आप कोई भी इस्तेमाल आज कर लो, आपको टोल देना पड़ रहा है। तो ये पूरा गुंडा टैक्स, इसलिए इसको गुंडा टैक्स, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। कोई इसको चैलेंज नहीं कर रहा। जितने लोग अपने आप को बड़े धर्मात्मा बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण हो या कॉलिन गोंजाल्विस हो, ये सारे, ये बड़े अपने आप को वो बताते हैं जी जनता के लिए लड़ने वाले। इन्होंने आज तक कोई पेटिशन नहीं डाली कोर्ट के अंदर, हालांकि कोर्ट भी आपके बिके हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सारे जो टोल आपसे वसूले जा रहे हैं वो सब फ्रॉड है। चाहे वो एयरपोर्ट पे वसूला जाए, चाहे किसी सी पोर्ट पे वसूला जाए, या किसी रोड पे, और वो रोड कोई भी हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, या कोई लोकल रोड हो, जहां भी टोल वसूला जा रहा है, जो प्राइवेट पार्टियां वसूल रही हैं, जो जिनको कंसेशनियर कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसने 25 साल या 30 साल का कंसेशन एग्रीमेंट साइन करके पब्लिक रोड पे कब्जा जमा लिया। गुंडे, जैसे गुंडे होते हैं ना, गुंडे कहते हैं ये मेरा इलाका है और इस इलाके में एंट्री करेगा तो पैसे लूंगा, वैसे गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, जबकि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। नोट, और प्रिंसिपल क्या है? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिना रिप्रेजेंटेशन के एक विधानसभा या पार्लियामेंट में आपसे टैक्स नहीं वसूला जा सकता। कानून पास करेंगे तब जाके टैक्स वसूला जा सकता है। ये प्रिंसिपल है जिसको ये वायलेट कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे, बीओटी प्रोजेक्ट्स के नाम पे, जो जो टोल रोड्स के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और पोर्ट्स के अंदर भी वही है, और एयरपोर्ट्स में भी वही है। एयरपोर्ट्स में भी आप जब भी इस्तेमाल करोगे, तो आप जो टिकट के पैसे भर रहे हो, उसमें आपकी जो प्राइवेट, जो वहां का कंसेशनियर है, जो एयरपोर्ट चला रहा है, अडानी हो या कोई भी हो, वो आपसे पैसे वसूल रहा है, बहुत मोटी मोटी रकम वसूल रहा है। तो अरबों रुपए ये लूट रहे हैं लोगों से, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो आपके हैं सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बन रही है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स पूरी एजुकेशन को ये बना रहे हैं सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट। बजट जो पास हुआ 2018-19 में, उसमें सबसे पहले ये पॉलिसी जो है अनाउंस की गई कि हम जो भारत में स्कूल एजुकेशन है, उसको हम बनाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से उसको ढालेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के से अलाइन करेंगे उसको। और समग्र एजुकेशन की पॉलिसी उसके बाद अनाउंस हुई 2020 से भी पहले, यानी 2018-19 में। समग्र शिक्षा, और नाम दिया गया समग्र शिक्षा, यानी होलिस्टिक एजुकेशन, जो समग्रता हो। और तब इन्होंने कहा कि प्री स्कूल, अच्छा प्री स्कूल पहले स्कूल नहीं था, यानी स्कूल तो था, जो 5 साल से बच्चा पहली कक्षा में जब प्रवेश लेता है, उसको हम कहते हैं स्कूल। और इसका मतलब जो भारत में 2020 से पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, उससे पहले जो जिसको प्री स्कूल कहते थे, वो भी एक फ्रॉड था, बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था कितने सालों से। और भारत की जनता वो घोटाला खुद करा रही थी, उस घोटाले में खुद हिस्सा ले रही थी, और अरबों रुपए अपनी जेब से निकाल के दे रही थी इस घोटाले वालों को, जो प्री स्कूल जिसका नाम दिया गया। यानी जितने भी भारत में एजुकेशन स्टार्ट होती है, बच्चा जब 5 साल का हो जाता है, तो पहली कक्षा में वो प्रवेश लेता है, तो तब से उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू होती है। लेकिन हो क्या रहा था कि जो प्री स्कूल चल रहे थे,
यानी स्कूल से पहले एलकेजी, केजी, एलकेजी, किंडरगार्टन, ये सब। और वो 2.5-3 साल जो आपके प्राइवेट स्कूल, खासकर प्राइवेट स्कूल, ऑब्वियसली वो आपसे पैसे कमा रहे थे। यानी पूरे भारत में आप सोचो कितने बच्चे हैं और कितना करोड़ों अरबों रुपए का वो कारोबार हर साल का हो रहा था। इसलिए कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोलता था इंडिया में, आज भी नहीं बोल रहा कि प्री स्कूल फ्रॉड था। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, तो इन्होंने उस फ्रॉड को भी औपचारिक रूप दे दिया, उसको भी एक लीगलाइज कर दिया, लेजिटिमाइज कर दिया, और ये कहा कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक ये एक कंटिन्यूअस जैसे होती है शिक्षा जो है, उसको हम एक रूपता के साथ देख रहे हैं। यानी प्री स्कूल से, और प्री स्कूल को इन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया, औपचारिक बना दिया, जिसका मतलब एक फ्रॉड को इन्होंने औपचारिक बना दिया। और इसका मतलब ये है कि इतनी छोटी एज में जब बच्चे को, असल में तो 5 साल भी बहुत अर्ली है। एक टाइम था कि इवन नॉर्वे जैसी स्कैंडिनेवियन कुछ कंट्रीज हैं जहां पे 7 साल में बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है। तो जितनी देर से आप भेजोगे, आप 7-8 में भेजोगे बच्चा, उतना, जितनी देर से आप भेजो इस फ्रॉड सिस्टम के अंदर ना, वो उतना आपके लिए अच्छा है। और जितनी जल्दी आप भेजोगे उतनी जल्दी आपका बच्चा डैमेज होगा। और इसके अलावा जो घोटाला है ये करोड़ों अरबों रुपए का, कि छोटे से यानी 2.5-3 साल के बच्चे को आप स्कूल एजुकेशन के अंदर घुसेड़ रहे हो, जबकि वो अपनी, जिसको होश ही नहीं है, जिस बच्चे को, जो इतना छोटा बच्चा है, और वो उसकी खेलने का टाइम है, सोशलाइज होने का टाइम है, कम्युनिटी में रहने का टाइम है, और आप उसको इंस्टीट्यूशनल स्पेस में घुसेड़ रहे हो और उसको एक ऐसी जगह पे भेज रहे हो जहां पे उसकी ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट होगी इतनी छोटी उम्र में, और वो अपने आप को संभालने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी छोटी एज में अगर उसकी ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये इन्होंने किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, प्री स्कूल को 12वीं से जोड़ के, और इस तरीके से इन्होंने जो एक फ्रॉड को एक लीगल और औपचारिक रूप दे दिया। और लोगों ने इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग पहले से ही इसमें शामिल थे। जो लोग पहले से ही इस फ्रॉड को भारत, आपने देखा बड़े शहरों में क्या होता है, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, कि जितने आपके बड़े स्कूल्स हैं, वो उन्होंने एंट्री पॉइंट तो प्री स्कूल बना रखा है। अगर उस स्कूल में आपको एंट्री चाहिए, जिस स्कूल में लाइन लगी रहती है लोगों, जिसमें लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो डिजायरेबल स्कूल माने जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जैसे दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बहुत सारे स्कूल्स हैं, बाल भारती हुआ, दिल्ली पब्लिक स्कूल हुआ, प्राइवेट स्कूल हैं सारे। तो इनमें लोग एडमिशन लेना चाहते, तो वो उसका एंट्री पॉइंट उन्होंने क्या बना दिया, प्री स्कूल। यानी जो बच्चा पहली क्लास से भी पहले का, यानी केजी, एलकेजी वगैरह। अब आप नर्सरी एडमिशन जिनको कहते हैं, नर्सरी एडमिशन, तो हर साल नर्सरी एडमिशन में लोग डोनेशंस भी देते हैं, बड़ी बड़ी मोटी डोनेशंस देते हैं, ताकि उनके बच्चे को उस स्कूल के अंदर प्रवेश मिल जाए, सीट मिल जाए एक तरह से। और इस तरीके से अरबों रुपए का यानी वो आपके एक तरह से समाज से लूट रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं। यानी हर साल नर्सरी एडमिशन की जो होड़ लगी होती है, वो इसलिए लगी होती है क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि नर्सरी में एडमिशन अगर मेरे बच्चे को मिल जाए, उसके बाद तो फिर मेरी टेंशन दूर होगी, 12वीं तक वो स्कूल में पढ़ेगा और मेरी टेंशन दूर हो गई, और अभी मेरे जो भी पैसा देना है मैं दे दूंगा, और वो डोनेशन भी देगा, सब कुछ देगा, और जितना वो लूट सकते हैं स्कूल वाले लूटेंगे। ठीक है ना? तो ये फ्रॉड चल रहा था, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं भारत के, वो इस फ्रॉड में हिस्सा ले रहे थे, बजाय कि इसको अपोज करने के, ये कहने के कि नर्सरी स्कूल एडमिशन हो ही क्यों रहे हैं। जब आपका औपचारिक शिक्षा जब पहली जमात से, पहली कक्षा से शुरू हो रही है, जब बच्चा 5 साल का होगा, स्कूल एजुकेशन एक्ट बनी हुई है, स्टेट्स की जो स्कूल एजुकेशन एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि 5 साल से पहले बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। 5 साल में बच्चे को एडमिशन मिलेगा पहली क्लास में, 4 साल के बच्चे को लेकर जाओगे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर आपने ये क्यों घोटाला होने दिया इतने सालों तक? ये घोटाला था जो नर्सरी स्कूल एडमिशन का होता है, जो जैसे मैंने बताया अरबों रुपए का घोटाला जो हर साल होता है। और भारत में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो जानते हैं इस बात को, कि इतने छोटे बच्चे को इस स्कूल सिस्टम में घुसेड़ने का मतलब उसको डैमेज करना है। पर वो बोलते क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा है? जर्नलिस्ट इस पे लिखते क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा है? पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में होनी चाहिए, वो खुद जानते हैं कि 2 जनरेशन पहले तक हम बच्चे को 7 साल 8 साल में बच्चे को स्कूल भेजते थे, हमारी मर्जी, हम जब मर्जी भेजें, और अच्छा करते थे, और बच्चा जल्दी पिक करता था, और वो जितना लेट भेजो उतना अच्छा है। लेकिन तो अब हमने ये रिड्यूस क्यों करते गए हम एज, और आज हम एक 2.5-3 साल बच्चे को प्ले स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? 2.5 साल का बच्चा जो पॉटी ट्रेंड भी नहीं होता ठीक से, उस पॉटी ट्रेंड जो बच्चा पॉटी अनट्रेंड है, वो पॉटी भी उसको वो नहीं कर सकता, उसको आप भेज रहे हो पहले प्ले स्कूल्स में भेज रहे हो, फिर आप उसको ये एलकेजी वगैरह में भेज रहे हो। तो ये नॉनसेंस आप क्यों कर रहे हो? अपने बच्चे के इतने जुल्म क्यों कर रहे हो? और अब उसको औपचारिक रूप दिया गया, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के हिसाब से ये जो असेंबली लाइन है, जिसमें आपके बच्चे को इन्वेस्टमेंट का जरिया बनाया जा रहा है, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट का, उनको जितनी जल्दी मिले आपके बच्चे उतना अच्छा है। वो तो चाहते हैं कि पेरेंट्स का सारा कंट्रोल खत्म हो जाए, और पेरेंट्स ने अपना कंट्रोल खत्म होने दिया इतने साल, जब उन्होंने इन सारी प्री स्कूल जैसी फ्रॉड को एक्सेप्ट किया, और आज उस प्री स्कूल को स्कूल बना दिया। यानी प्री स्कूल का मतलब ये स्कूल नहीं है, लेकिन अब वो स्कूल बन गया। क्यों? क्योंकि फॉर्मल क्योंकि अब सरकारी स्कूल में प्री स्कूल कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो फॉर्मलाइज हो गया। तो ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जो समग्र एजुकेशन थी, वो 2018-19 के बजट में पहले अनाउंस की गई। और आप समग्र शिक्षा करके गूगल करो, समग्र शिक्षा अंग्रेजी में करोगे तो समग्र एजुकेशन करना पड़ेगा, और
तो आपको वो पॉलिसी पेपर भी मिल जाएगा जो 2018-19 में समग्र एजुकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि समग्र एजुकेशन में जो हमारा विजन है वो ये है कि इसको हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 है, 4.1 4.5 जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 है उसके हिसाब से हम अलाइन कर रहे हैं पूरी एजुकेशन को। उसी के तहत सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है और वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और स्किलिंग की जो सारा कॉन्सेप्ट आया है, यानी एजुकेशन को डिजिटलाइज करना, डिजिटल मीडियम्स लोगों बच्चों के ऊपर थोपना, पहली बात। दूसरा वोकेशनल करना, स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड का मतलब यह है कि जो नया इकोनॉमी बनाई जा रही है पूरी दुनिया में, जिसको स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कहते हैं, स्टेक होल्डर पूंजीवाद, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, इसमें पूरी किताब मिलेगी आपको क्लास श्वाब की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरमैन है। तो ये जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है उसके तहत ये चाहते हैं कि जो पूरी एजुकेशन मार्केट है या लेबर मार्केट है वो उसके हिसाब से ढाली जाए। यानी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्ञान, इंसान की जो बेसिक नीड है, एक फंडामेंटल नीड इस दुनिया को समझने की, अपनी जिस दुनिया में वो पैदा हुआ है इस दुनिया को समझने की, समाज को समझने की, अपने आप को समझने की, प्रकृति को समझने की, वो कॉन्सेप्ट को आपने हटा दिया, साइड में कर दिया, और आप कह रहे हो कि जो लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्स हैं जो बेसिकली इकोनॉमी को सर्व करते हैं, और अब इकोनॉमी को हम रिकास्ट कर रहे हैं, एक नई शेप दे रहे हैं। तो उस हिसाब से लोगों को जो रिसोर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्राकृतिक रिसोर्स हो या इंसान ह्यूमन रिसोर्स हो, उसको उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा। और वो इस हिसाब से ढलना पड़ेगा कि वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करेंगे, जिसको गिग इकोनॉमी का नाम दिया जा रहा है। यानी स्कूल्स तो होंगे ही नहीं, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे ये स्कूल भी बंद हो जाएंगे। और इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, यानी बच्चे छोटे छोटे कोर्सेज में छोटे छोटे स्किल्स कुछ सीखेंगे जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल होंगी, जिसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी जॉब आपकी स्थायी नहीं होगी, परमानेंट नहीं होगी, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसपे आप काम करोगे कुछ हफ्ते के, और रिमोट वर्क होगा, बहुत सारा रोबोटिक्स से वर्क होगा। यानी जो नई इकोनॉमी आ रही है, नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स वगैरह, ऑटोमेशन वगैरह, उसमें रिमोट वर्क होगा बहुत सारा। यानी लोग जो बच्चे जो यंग लोग होंगे उनको किसी रिमोट लोकेशन पे काम करना होगा, रोबोटिक्स पे आधारित जो काम होता है, जिसमें रिमोट कंट्रोल्ड जो काम होता है। यानी आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के कुछ फैक्ट्री में कुछ कंट्रोल्स चलाने का काम करोगे, जो पता नहीं किसी देश में होगी या किसी और स्टेट में होगी या किसी और देश में होगी वो फैक्ट्री, और आप यहाँ से कुछ करोगे, और वो मान लिया काम है आपका 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का। उसके लिए आपको कोई स्किल चाहिए, और वो स्किल आप अक्वायर करोगे, और उस स्किल के आपको क्रेडिट मिलेंगे। यानी सब डिजिटली होगा, वो सारी ट्रेनिंग भी आपकी डिजिटली होगी, जिसमें वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल होगा, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल होगा, वीआर। इसीलिए ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर और एआर वगैरह स्कूलों में थोपा जा रहा है, रोबोटिक्स स्कूलों में थोपा जा रहा है। अभी आप सिलेबस देख लो अपने बच्चों का, जो अगर आपके बच्चे मान लिया मिडिल स्कूल में है या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में है, तो आप देख रहे हो उनके सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं कि रोबोटिक्स सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत सारा आईटी का और रोबोटिक्स को शामिल किया और जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि इवन सॉफ्टवेयर, ये कोडिंग वगैरह भी, सॉफ्टवेयर कोडिंग भी जबरदस्ती थोपी जा रही है। बच्चा अगर नहीं भी चाहता, वो सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं लेना चाहता, या आईटी नहीं लेना चाहता, या रोबोटिक्स नहीं लेना चाहता, फिर भी उस पर थोपा जा रहा है, क्योंकि सारी इकोनॉमी को उस हिसाब से ढाला जा रहा है। तो जो गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोई जॉब आपके बच्चे के पास स्थायी जॉब्स नहीं होंगी, बहुत ही उसमें उनको कम सैलरीज मिलेंगी, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम करेंगे, और बार बार उन्हें अपनी स्किल्स को बदलना पड़ेगा। यानी अपनी स्किल को, पुरानी हो जाएंगी जब स्किल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा, उसकी स्किल भी आप अब आपके काम की नहीं रहेगी, फिर आप कोई नई स्किल सीखोगे, फिर आप नई स्किल सीखो। तो बार बार स्किलिंग, रीस्किलिंग, यानी रीस्किलिंग मतलब दोबारा दोबारा आपको नई नई स्किल सीखनी होंगी, और इसी को ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का नाम दे रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब सारी जिंदगी आप यही करते रहोगे, और कभी भी आपके पास आपको कोई ना तो परमानेंट मिलेगी, परमानेंट जॉब मिलेगी, ना उसमें कोई बेनिफिट्स होंगे, ना उसमें वो सुविधाएं होंगी जो अभी होती हैं, जैसे लीव्स वगैरह होती हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग होती है पूरी, कि रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिलती है। यानी जो भी आपने नौकरियां की हैं सारी जिंदगी, उसमें जो आपकी सेविंग्स हैं, जो प्रोविडेंट फंड में जा रही हैं, वो आपको रिटायरमेंट में पेंशन के तौर पे मिलती हैं। जब तक आप मर नहीं जाते, मरते दम तक आपको आपकी पेंशन मिलती है। मेरा बाप है, वो पुराने टाइम का एम्प्लॉई है, वो 2001 में रिटायर हुआ, स्कूल टीचर था मेरा मेरा बाप, ये दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था, पीटीआई। तो 2001 में रिटायर हुआ, आज वो, उसकी उम्र हो गई 85 साल, उसको पेंशन मिलती है, तो उसकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है। अगर मेरे फादर की डेथ हो जाती, मेरी मदर की डेथ हो चुकी, मेरे फादर की हो जाती, लेकिन मदर मेरी जिंदा होती, तो मेरी मदर को मिल रही होती वो, यानी जब तक मेरी मदर की डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको मिलती। ये है जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है, यानी पेंशन आपको मिलती है। अब ये न्यू पेंशन स्कीम जो लेके आए, उसमें इन्होंने पुराना वो भी खत्म कर दिया। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी को भी आज मेरे ख्याल से वो पुरानी पेंशन जो होती है, जिसमें प्रोविडेंट फंड में आपके पैसे कटते हैं और रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिलती है, वो खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लगा दी। न्यू पेंशन स्कीम मार्केट से जुड़ी हुई है, यानी मार्केट की जितनी अनसर्टेनिटीज है उनसे जुड़ी हुई है। मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, और मार्केट तो फ्रॉड ही है, क्योंकि मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। वो रॉकफेलर मैनिपुलेट करेगा, या मुकेश अंबानी मैनिपुलेट करेगा, या अडानी मैनिपुलेट करेगा, ये मैनिपुलेट करके चलाते हैं स्टॉक मार्केट्स। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो जिसमें शायद इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी डाला हुआ है, तो जो
हमारे पास जॉब्स होती थी परमानेंट। प्राइवेट में भी इस तरह की सुविधाएं सारी पुराने टाइम में होती थी, प्राइवेट जॉब्स में भी और गवर्नमेंट जॉब्स में भी, वो सब खत्म। और गिग इकोनॉमी का मतलब अस्थाई जॉब्स, ये आज की जो कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स है उससे भी बदतर, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग लड़ रहे हैं ना कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं वो चाहते हैं कि हमें आप परमानेंट कर दो। आपने देखा होगा कोई म्यूनिसिपल सफाई कर्मचारी भर्ती हुए तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, तो वो मांग करते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं उनको स्थायी किया जाए ताकि वो सारी सुविधाएं उनको मिलें जो स्थायी एक मुलाजिम को, कर्मचारी को मिलती हैं। ये उससे भी बुरा है क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, और फिर वो रिन्यू हो जाते हैं। अभी जो स्थिति आ रही है गिग इकोनॉमी की वो है कि हफ्तों के कॉन्ट्रैक्ट, हफ्ते के, 10 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करेंगे। इसीलिए ये स्किलिंग का गोरख धंधा स्टार्ट हुआ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई गई 2010 में। ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब प्राइवेट हाथों में है। अगर इस कंपनी की आप शेयर होल्डिंग देखोगे तो पता चल जाएगा ये प्राइवेट हाथों में है। उसकी डेफिनेशन ये होती है, अगर 50 से थोड़ी सी 51% शेयर होल्डिंग प्राइवेट प्लेयर की है तो वो प्राइवेट कंपनी होती है। तो आज आपकी गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइज ऐसे हो गई कि कितनी प्राइवेट कंपनियां जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो गवर्नमेंट चला रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो, चाहे वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों में हो, उसमें प्राइवेट ओनरशिप है। ऑफिस बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिस किसी मिनिस्ट्री के अंदर बना होगा, और बैठा हुआ है उसमें कोई प्राइवेट आदमी जो उसका सीईओ होगा, जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो चला रहा होगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 51% इसमें प्राइवेट प्लेयर सारे बैठे हैं, जितने बदमाश हैं आईटी कंपनियों के वो बैठे हुए हैं। और ऐसे ही आपको याद होगा, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, एक इन्होंने वो बनाई थी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इन्होंने चालू किया था 2006 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे। मैंने उस पर आर्टिकल लिखे थे। मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत आर्टिकल लिखे हैं। मैं शायद अकेला जर्नलिस्ट हूं भारत में जिसने बड़े लंबे लंबे क्रिटिक्स भी लिखी हैं और समझाया लोगों को कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे फ्रॉड है। तो नेशनल ये जो बनी थी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसकी बनी है नेशनल मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन बनी, और उसमें भी 51% जो शेयर होल्डिंग थी वो प्राइवेट प्लेयर्स की थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, और ऑफिस था उसका गवर्नमेंट ऑफिस में। गवर्नमेंट में ऑफिस बना हुआ है और जो शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट प्लेयर्स की, तो वो प्राइवेट कंपनी हो गई। तो ये गवर्नमेंट के अंदर, अगर आप सोचो गवर्नमेंट है और आपको धोखा दिया जा रहा है। ऐसे ही जितने रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो टोल पे चल रहे हैं, जो गुंडा टैक्स आपसे लिया जा रहा है, वो आप सोचते हो कि सरकार की एनएचआई चला, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चला रही है नेशनल हाईवेज, तो चलो सरकार की निगरानी है। सरकार की कोई निगरानी नहीं है। सरकार ने पब्लिक रोड उठा के दे दी गुंडों, ये जो जितने बदमाश जो प्राइवेट आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको, और वो आपसे गुंडा टैक्स वसूलेंगे 30-30 साल तक। उनके प्रॉफिट्स, वो एक ढेला उन्होंने लगाया रोड पे, एक ढेला। आप सोचो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है, वो कहां से इन्वेस्ट करेगी? ये सारी कहानी आपको सुनाई गई है। सारे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सरकारी बैंकों से पैसे ले रहे हैं। अगर 50 करोड़ में रोड बननी है तो 150 करोड़ का लोन मिल जाता है उनको सरकारी बैंक से, सरकारी किसी वित्तीय संस्थान से। 50 करोड़ की रोड है, 150 करोड़ का लोन मिल रहा है। एक ढेला वो अपनी जेब से नहीं डाल रहे, रोड बना रहे हैं, और 3-4 साल में ही वो 150 करोड़ के भी वो 300 करोड़ कमा लेंगे। और अभी 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट, पता चलेगा कंसेशन एग्रीमेंट तो 30 साल का है या 25 साल का है, और 3 साल में उन्होंने सारे पैसे, ढेला नहीं लगाया जेब से। अगर उसमें मान लिया 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी उसकी अपनी है जेब से, तो वो 1 करोड़ तो वो कुछ महीनों में कमा लेगा, शायद 2 महीने में कमा लेगा वो, या 4 महीने में कमा लेगा। तो उसने एक ढेला, जितनी रोड्स है सारा फ्रॉड है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सरकारी बैंकों से है, और सबको इन्फ्लेट किया जाता है कॉस्ट को। 50 करोड़ की रोड जो बननी होती है उसको दिखाया जाता है 80 करोड़ की या 90 करोड़ की या 100 करोड़ की। डबल डबल पैसे वो ले लेते हैं। उसमें डेट इक्विटी रेशो में, डेट समझो 100% ही होता है, इक्विटी कुछ होती नहीं। डेट इक्विटी का मतलब होता है, डेट मतलब जो कर्जा आपने लिया है किसी वित्तीय संस्थान से, और इक्विटी का मतलब जो अपनी जेब से, अपने पल्ले से डाला है, उसको इक्विटी कहते हैं। इक्विटी तो उसमें दिखाने के लिए दिखा देंगे कि 90 का डेट है और 10 की इक्विटी है। 10 की भी इक्विटी नहीं होती, क्योंकि जो लोन उनको मिला हुआ है वो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उससे भी डबल या ट्रिपल पे मिला होता है। डबल या ट्रिपल ले रखे होते हैं। 200 करोड़ में रोड बननी है, 400 करोड़ का लोन मिला हुआ है। इस पे एक बंदा था सुनील जैन, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में काम करता था, उसने एक इशू पेपर निकाला था 2010 में, जिसमें उसने बताया था कि कैसे रोड में ऐसे घोटाले हो रहे हैं कि जहां पे 100 करोड़ की रोड है और 200 करोड़ का लोन मिला हुआ है। तो अपनी जेब में कोई उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो 30 साल आपसे लूट रहा है पूरा गुंडा टैक्स। और ये नितिन गडकरी जो है, इस गुंडा टैक्स का जो बादशाह है, आरएसएस का आदमी, नंबर 1 का फ्रॉड, नागपुरी संतरा, नंबर 1 का फ्रॉड है साला। इसको जेल में होना चाहिए। ये चला रहा है ये धंधा, ये जो रोड मिनिस्टर बना हुआ है। तो मैं आपसे ये कह रहा था भाई साहब कि सॉरी ये बहुत लंबा हो गया, और आपको हो सकता है लगे यार ये क्या इतनी सारी बातें आ गई, लेकिन मैं आपको जल्दी से ब्लॉकचेन वाली बात फिनिश करके मैं फिनिश कर देता हूं, क्योंकि मुझे कहा गया था, और उसके बाद आप जो सवाल करेंगे पूछ सकते हैं। मैं फटाफट फिनिश कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपके ये जो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बन रही है, जो आपकी समग्र शिक्षा का पॉलिसी अनाउंस हुई, जिसके आधार पे फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, जिसमें डिजिटल एजुकेशन ला रहे हैं, वोकेशनलाइजेशन कर रहे हैं, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आउटकम क्यों कर रहे हैं आप? आउटकम बेस्ड का मतलब होता है हर चीज मेजरेबल होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज होने वाली है, सब कुछ, तभी उसमें पैसे कमा पाएंगे। डेटा से पैसे कैसे कमाओगे? जब हर एक चीज मेजरेबल होगी। जो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बन रही है, जिसको ह्यूमन कैपिटल बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं, पे फॉर सक्सेस मॉडल भी कहते हैं। पे फॉर सक्सेस का मतलब होता है जब प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो फिर आपको, आपकी ने जो इन्वेस्टमेंट की है प्राइवेट पूंजीपति ने, उसको इसके रिटर्न्स मिलते हैं।
वो जो ये जो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट हो रही है, इंपैक्ट इन्वेस्टिंग भारत में हो रही है, एजुकेशन के स्पेस में हो रही है, हेल्थ केयर के स्पेस में हो रही है, पॉवर्टी मैनेजमेंट के स्पेस में हो रही है, कई चीजों में होगी। वैक्सीनों से लोगों को इन्होंने अपाहिज बना दिया, नपुंसक बना दिया, तो अब उसमें भी एक मार्केट बनेगी। जो लोगों को जो जो अपाहिज लोग हैं, विकलांग हैं, उनकी भी कोई एक सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बनेगी जिसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी, मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। ठीक है ना? एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, स्कूल बंद कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल बंद करना इनकी पॉलिसी है सारी। ये चाहते हैं कि स्कूल, ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल सारे बंद हो जाएंगे 2030 तक या उसके थोड़े टाइम बाद तक, और जो सिर्फ अमीर लोग होंगे टॉप के, वही अपनी मर्जी से एजुकेशन ले पाएंगे। अगर लिबरल आर्ट्स एजुकेशन आपको चाहिए, पुराने तरह की शिक्षा जिसमें ज्ञान वर्धन हो, पोइट्री पढ़ाया जाए, लिटरेचर पढ़ाया जाए, फिलोसफी पढ़ाई जाए, ये जो पुराने तरह की शिक्षा जिसमें इंसान इंसान यानी एक इंसान, एक असल इंसान बनता है, ज्ञान जिसमें होता है, वो शिक्षा होगी। अगर आप जो उन लोगों के लिए जो गरीब नहीं है, जो बेचारे मजबूर नहीं है, जिन्हें वो अपनी मर्जी से शिक्षा वो ले सकते हैं। जो पूरी जो 99% आबादी है, जो मेजॉरिटी ऑफ आबादी है, उसको ये फ्रॉड शिक्षा दी जाएगी जो वीडियो गेम की तरह है। जो पोकीमॉन गो नहीं था, एक पोकीमॉन गो गेम आया था, तो पोकीमॉन गो के प्लेयर बनाएंगे आपके बच्चों को, गिग इकोनॉमी के, जिनको आउटकम बेस्ड होगी और छोटी छोटी स्किल्स उनको सिखाई जाएंगी। उनके पास कोई फिलॉसफी की समझ नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई समाज को समझने का उनके पास कोई ज्ञान नहीं होगा, अपने आप को समझने का, ये समाज कैसे चलता है ये। और उनको बहुत छोटी उम्र में, 2.5 साल 3 साल की उम्र में इसमें पुश किया जा रहा है एजुकेशन में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जिसको प्री स्कूल कहा गया था, अब उसमें उसको जो औपचारिक बना दिया गया है। तो आपके बच्चे के पास कोई सोचने समझने की वो नहीं होगी, और उसको इसमें घुसेड़ दिया जाएगा, और आपका बच्चा पोकेमॉन गो का वीडियो गेम का प्लेयर बन जाएगा। उसके सर पे लगा दिया जाएगा वीआर का हेडसेट, और उसको दुनिया भर की ब्रेन वॉशिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, और उसको ये सारी वीआर हेडसेट लगा के, उसको ये सारी वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट लगा के सारी नॉनसेंस उसको पढ़ाई जाएगी। और ताकि वो रिमोट जो रोबोटिक्स का वर्क है, जो छोटी छोटी स्किल सेट्स हैं, जिसमें किसी फैक्ट्री को चलाने का काम है, वो कर सके, जो और जिसमें उसको वेजेस भी पूरी नहीं मिलेंगी, और वो सारी जिंदगी एक पूरी तरह से मेंटली अपाहिज इंसान बन के अपनी जिंदगी एक रोबोट की तरह गुजारेगा। ये है इनका विजन, और ये बर्बाद करने का। और वही न्यू लिबरल का जो आपको पिछले 33 साल से जो कहानी सुनाई जा रही है कि गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है, गवर्नमेंट कहां से लाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से एफिशिएंसी होती है, ये होता है वो होता है, यही सारी चीजों को मार्केट बनाया जा रहा है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म के हिसाब से। कैपिटलिज्म जो था वो पूरी तरह से जो जिसको भी ये कैपिटलिज्म कहते थे, वो पूरी तरह से फेल हो चुका। 2007 में पूरा कोलैप्स हो चुका, टोटल कोलैप्स हो गया था 2007 में, जिसको ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स कहते हैं। और तब इन्होंने ये सारे प्लान जो थे ये आगे बढ़े कि कैसे कैपिटलिज्म को हम डेटा आधारित बनाएं, कि एक ऐसी हम मार्केट्स बनाएं, इंसानों को भी उसमें झोंक दें, पूरी प्रकृति को भी उसमें झोंक दें, और जो जो अनलिमिटेड एक्सपेंशन हो सके कैपिटलिज्म का। यानी हर एक चीज अगर मार्केट बन गई, नेचर में भी मार्केट बन रही है, नेचर में जितने आपके जंगल होंगे, इन सबका डेटा इकट्ठा किया जाएगी, सबके डिजिटल ट्विंस बनेंगे, इवन शहरों के डिजिटल ट्विंस बनेंगे, जंगलों के डिजिटल ट्विंस बनेंगे, और उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स होगी। इसके लिए नेशनल एसेट्स कंपनियां भी बन रही हैं, एनएसईज जो स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हो रही है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, और इंडिया में भी वही होने वाला है। और ये जो पूरा सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक्ड होगा। तो चाहे वो प्राकृतिक रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सबको मार्केट का जरिया बनाया जा रहा है। एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, हेल्थ केयर में जैसे मैंने बताया बीमारी है, अब उसको ठीक करना है, उसके लिए ये न्यूट्रिशन है, इसको इंप्रूव करना है, उस पर ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बन जाएगी। ड्रग एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन में डी एडिक्शन का कुछ काम करना है लोगों के ऊपर, उसके ऊपर एक सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बन जाएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी, बड़े बड़े निवेश होंगे और लोग कमाएंगे, और सारा जो पैसा है गवर्नमेंट अल्टीमेटली पे करेगी। यानी वो जनता का ही सोकॉल्ड पैसा है जो जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। तो ये सारा का सारा जो वेल्थ ट्रांसफर है वो होगा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। और ये स्टेक होल्डर कैपिटलिस्ट जो है, जो आपके जिनको स्टेक होल्डर कैपिटलिस्ट कहते हैं, जो सबसे अमीर तरीन लोग हैं दुनिया के, और भारत में भी, चाहे वो मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, टाटा जैसे लोग हैं, अडानी जैसे लोग हैं, ये हैं जो इसको, अंबानी जैसे लोग हैं, ये कंट्रोल करेंगे, और ये हैं जो इसमें पैसा कमाएंगे। तो ये है। और ब्लॉकचेन, ये जो मैं आरआईटी आपको बता दूं, ये ब्लॉकचेन की ट्रांसक्रिप्ट्स बनाने का काम चल रहा है। बच्चे की सारी स्किल्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा बच्चे का जो सारा जो वीआर और एआर से जो ये इस्तेमाल करेंगे एजुकेशन में, उसके सारे बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में रिकॉर्ड होंगी, सब ब्लॉकचेन पे जाएगा, और ब्लॉकचेन में उसका परमानेंट रिकॉर्ड बनेंगे। जो परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब होता है, ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एक बार वो डेटा चला गया तो उसमें चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उसमें ट्रस्ट है। यानी वो सच्चाई का अल्टीमेट सबूत है, सच्चाई का, कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता डेटा में, इसलिए उसमें ट्रस्ट है, और इसलिए उससे हम एक पूरा डिजिटल एक पूरा इकोसिस्टम बना सकते हैं, जिसमें हम पूरी दुनिया का हर एक चीज का जो डेटा है ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं। यानी चाहे वो इंसानों का डेटा हो, चाहे वो प्रकृति का डेटा हो, जंगलों का डेटा हो, नदियों का डेटा हो, ओशियंस का डेटा हो, मौसम का डेटा हो, हर एक तरह का डेटा हम ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं, और इस तरीके से हम पूरी दुनिया को डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं।
टोटल डिजिटल कंट्रोल हो जाएगा। और ब्लॉकचेन पे आप देख सकते हो कि जितनी आपकी केंद्र सरकार है उसकी पूरा ब्लॉकचेन का पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। नीति आयोग में मोटी सी एक पूरी किताब इन्होंने छापी थी 2019 में। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का ब्लॉकचेन पॉलिसी आ चुकी है। तेलंगाना की मैंने देखी हुई है, बहुत स्टेट्स की देखी हुई है। तो आपको ये सारी पॉलिसियां मिल जाएंगी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, आप देख सकते हो उनमें क्या लिखा हुआ है। वो पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए बिटकॉइन आया था, क्रिप्टो करेंसीज आई थी। बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पॉपुलर बनाना, समाज में उसको स्वीकार्य बनाना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो लोग जो बिटकॉइन के चक्कर में पड़ गए वो ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन से हम सेंट्रल बैंकिंग से बच जाएंगे। जो सेंट्रल कंट्रोल है, जो अब सीबीडीसी की फॉर्म में आ रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल जिसको मैं कहता हूं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं कहता मैं इसको, सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल कहता हूं। तो उस सेंट्रल बैंकिंग से हम बच जाएंगे क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये जो बिटकॉइन का सिस्टम है, और इसमें हम अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। वो मूर्ख बने हुए हैं क्योंकि असल जो उद्देश्य था बिटकॉइन को लाने का और क्रिप्टो करेंसीज को लाने का, वो दरअसल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पॉपुलराइज करना था, उसको जनता में स्वीकार्य बनाना था, और वो उन्होंने कर दिया काम। और अब ब्लॉकचेन है जो आपको गुलाम बनाने का काम कर रही है। ब्लॉकचेन है जिसमें सारा डेटा, आपकी यूनिवर्सल आईडी जो है आधार की, जिसमें सारा डेटा आपका लिंक किया जा रहा है, एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है। अपार का डेटा भी अल्टीमेटली इसी में जाएगा, आधार में। और ये अपार भी एक टेम्परेरी या फैमिली आईडीज भी वो हैं। असल में ये सब कुछ एक यूनिवर्सल डिजिटल आईडी में होगा और सब कुछ ब्लॉकचेन में जाएगा आपका डेटा। और ब्लॉकचेन का मतलब है आपका डेटा फिर आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगा, और इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि अल्टीमेटली सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, सब कुछ एआई के एल्गोरिदम से चलेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम से चलेंगी। यानी जैसे आपके बच्चा अगर एजुकेशनली किसी चीज में पाया गया कि वो बैकवर्ड है, मान लिया मैथ्स की स्किल्स में, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वो अपने आप किसी न किसी सोशल इंपैक्ट बॉन्ड में उसको एनरोल कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी, और उसको कंसेंट माना जाएगा आपका। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि ये सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, उसमें फिर बार बार कंसेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर आपके बच्चे का मैट्रिक्स में, आउटकम्स में उसका लेवल नीचे आ रहा है, तो अपने आप किसी न किसी सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट के अंदर एनरोल हो जाएगा, और फिर किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के हत्थे चढ़ेगा वो, और फिर वो उस पर जो भी कार्यक्रम अपना चलाएंगे, यानी उन बच्चों में वो शामिल हो जाएगा जो एजुकेशनली बैकवर्ड माने जा रहे हैं, मैथ्स की स्किल्स में या साइंस की स्किल्स में वगैरह वगैरह। और फिर वो प्रोजेक्ट चलेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी और उसमें वो सब अपना पैसा कमाएंगे। तो ये आपके बच्चे की सारी स्किल्स, सारे क्रेडेंशियल, सारे क्रेडिट्स इकट्ठा करना, उसके बिहेवियरल डेटा को इकट्ठा करना, बिहेवियरल डेटा सारा इकट्ठा किया जाएगा। क्योंकि एआर, ये जो वीआर है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इसका काम ही है कि आपके बच्चे का बिहेवियरल डेटा को इकट्ठा करना, और बिहेवियरल डेटा को इकट्ठा करके उसको कंट्रोल करना। ठीक है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना, यानी कंप्लायंस उसको सिखाई जाएगी। अगर वो कंप्लायंट नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करता है, स्वतंत्र विचारों वाला है, तो उसको पूरी तरह से डिस्करेज किया जाएगा, उसको सिस्टम से एक तरह से निकाल दिया जाएगा, और उसको ठीक किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही है। यही बड़ों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि बिहेवियरल साइकोलॉजी में इन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था भारत सरकार ने, जब कोविड इन्होंने लॉन्च किया था 2020 में, इन्होंने लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। इसकी पूरी वेबसाइट इन्होंने खोली थी। बिल गेट्स में, भारत सरकार, नीति आयोग ने, और अशोका यूनिवर्सिटी जो है, जो हरियाणा में है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा पे काम करती है। और इसमें फंडिंग थी बिल गेट्स की, और नीति आयोग इसमें शामिल था, जो भारत सरकार का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सरकार का जो सेक्रेटेरिएट बना रखी है, और इन्होंने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल जो चालू किया था, उसमें भी लोगों के बिहेवियर चेंज का वो प्रोजेक्ट था, और वो इस्तेमाल उन्होंने किया था इसके लिए। ये जो सारे जो आपके ऊपर चीजें थोपी थी, ये सैनिटेशन और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, उसको एनफोर्स करने के लिए और वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, इसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी का इस्तेमाल। तो अल्टीमेटली है बिहेवियर को चेंज करना, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ये काम चल रहा है। और ये ईएसजी से भी जुड़ा हुआ है, जो ईएसजी प्रोजेक्ट हैं जो सारी कंपनियों ने अडॉप्ट कर लिए हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो है ब्लैक रॉक, जिसकी शेयर होल्डिंग सारी बड़ी कंपनियों के अंदर है, और उसका जो चेयरमैन है लैरी फिंक, वो आप कई हजार बार बोल चुका है कि हमें दुनिया में बिहेवियर को फोर्स करना है, यानी वी हैव टू फोर्स द बिहेवियर्स, यानी हमें बिहेवियर चेंज करना है पूरी दुनिया का। तो पूरी दुनिया के बिहेवियर को चेंज करके उनको कंप्लायंट बनाना है, इस पूरे एजेंडा 2030 के लिए कंप्लायंट बनाना है, यानी उसके अनुपालक बनाना है। और ये जो पूरा पब्लिक हेल्थ का, वन हेल्थ का, ग्लोबल हेल्थ का फ्रॉड चल रहा है, उसके कंप्लायंट बनाना है, और ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं, ताकि लोग ये क्लाइमेट चेंज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को माने, इस भगवान की पूजा करें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक कल्ट की तरह है, एक नया भगवान जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है। और जो रिलीजन्स हैं उनको कैसे, जितने रिलीजन्स हैं भारत में, ये पूरी दुनिया में, क्रिश्चियनिटी, जितने चर्चेज हैं, चाहे वो कैथोलिक चर्च हो या प्रोटेस्टेंट चर्चेज हो, क्रिश्चियनिटी की कोई भी, ईसाइयत की कोई भी डिनोमिनेशन हो, सारे चर्चेज इसमें इन्वॉल्व हैं। जो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट बनाई जा रही है, जो मैंने बताया आपको, 3 पार्टियां इसमें होंगी, प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे, गवर्नमेंट होगी, और एनजीओज होंगी। इन एनजीओज के अंदर सारी वो आ जाती हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो तथाकथित धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हों, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो चाहे वो हिंदुओं के, तथाकथित जो हिंदू हैं,
जितने इनके कल्ट बने हुए हैं, राधा स्वामी हो, ब्रह्मा कुमारी हो, रामदेव हो, आर्ट ऑफ लाइफ हो, सदगुरु की फाउंडेशन हो, ये सारे के सारे इस सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट में इन्वॉल्व मिलेंगे आपको सारे। आप चेक कर लेना, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट करके देख लो, इंपैक्ट इन्वेस्टर्स इंडिया करके देख लो, सब मिलेंगे आपको इसमें इन्वॉल्व। सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व हैं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है सो कॉल्ड तथाकथित धार्मिक, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को प्रमोट करते क्यों नजर आ रहे हैं। हिंदुओं के जितने कल्ट बने हुए हैं, जितने ये साधु संत टाइप के बाबे टाइप के हैं, और आचार्य और बाबे और शाबे, ये सारे के सारे आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा में मिलेंगे। राधा स्वामी के आप आज भी चले जाओ, इनके समागम में मास्क पहनना पड़ता है, और पूरा इनका डिजिटल आईडी भी कुछ इन्होंने इंप्लीमेंट कर रखी है, और मास्क पहनाते हैं आज भी। तो ये ब्रह्मा कुमारियों ने मास्क पहनाए, और इन्होंने लोगों अपनी कितनी ब्रह्मा कुमारियां मर गई इंजेक्शन लगा के। तो ये जितने कल्ट हैं, रामदेव है इसमें शामिल है। रामदेव तो आपको पता है, ये एग्री स्टैक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो ब्लॉकचेन पे इस सारे किसानों को लेके आ रहे हैं, सारा डेटा किसानों का ब्लॉकचेन पे आ रहा है, और डिजिटल आईडी के बिना आप ना तो किसानी कर पाओगे। ओएनडीसी बन गया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जितनी कारोबार है भारत में होगा, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, कोई भी आपका कारोबार है, आपको ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कहने को गवर्नमेंट की है, लेकिन इसको भी प्राइवेट लोग चला रहे हैं। मुकेश अंबानी का जो बंदा है एक, वो इसका चेयरमैन बना रखा है। और ओएनडीसी का मतलब जितने कारोबार भारत में होते हैं, छोटे से छोटा वेंडर भी है, छोटा छोटा सामान बेचने वाला है, दुकान चलाने वाला, उसको भी अल्टीमेटली ओएनडीसी पे आना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और सारी चीजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल जो होगी वो आपकी फिजिकल मार्केट में नहीं होगी, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होगी। इसीलिए जब लॉकडाउन लगे तो आपने देखा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किस तरीके से बूस्ट मिला, क्योंकि लोगों को घरों में बंद कर दिया, तो लोगों ने ऑर्डर, ग्रोसरीज जो है, सब्जी और फल और दाल और चावल और आटा भी मंगवाना शुरू कर दिया, सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओएनडीसी के बारे में पढ़ लेना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। कारोबार भी करने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि वो भी आपको डिजिटल आईडी होगी तब जाके कारोबार कर पाओगे। और बड़े प्लेयर जो स्टेक होल्डर कैपिटलिस्ट हैं, मुकेश अंबानी जैसे, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वो जब चाहे आपको उस प्लेटफॉर्म से अगर निकाल देंगे, जब वो प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो जाएगा पूरा, और सारा जो आपकी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन आपके ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो किसी भी सारे छोटे वेंडर्स खत्म कर देंगे, अल्टीमेटली मोनोपोली उनकी होगी। क्योंकि जो मेन जो प्लेटफॉर्म है ओएनडीसी का, उसको कंट्रोल करने वाले कौन है? बड़े प्लेयर हैं, वो कंट्रोल करेंगे। यानी फ्री मार्केट आपकी खत्म हो गई, फ्री सोसाइटी भी खत्म हो गई। भारत पूरा चलता है इनफॉर्मल इकोनॉमी से, जिसको हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। जो अर्थव्यवस्था का जो असंगठित क्षेत्र होता है, उससे चलता है। आपको रोटी मिल रही है, इसलिए मिल रही है क्योंकि किसान उगा रहा है, और वो किसान जो है सरकार नहीं है, वो कोई संगठित क्षेत्र नहीं है अर्थव्यवस्था का, ठीक है ना। तो और जो सारी खेत से आपके घर तक जो रोटी पहुंच रही है, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे मसाले हो, सब कुछ आपको इनफॉर्मल चैनल से मिल रहा है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करने वाले लोग जो मेहनत करते हैं, उसकी वजह से मिल रहा है। जिस घर में आप रहते हो, चाहे वो आलीशान 5 स्टार होटल हो, या आपका घर हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, बनाया किसने है? सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर इनफॉर्मल इकोनॉमी के हैं। पूरा का पूरा भारत चलता है इनफॉर्मल इकोनॉमी को, जिसका विनाश करने का काम चल रहा है। डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुई, उसके द्वारा सबसे पहला धक्का पहुंचाया गया पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी को तबाह करने का। दूसरा फिर 2020 में जो लॉकडाउन लगाए गए कोरोना के, उसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी को तबाह करने का काम। जो असंगठित क्षेत्र है इकोनॉमी का, वो पूरी इकोनॉमी को चलाता है। ये असल फ्री मार्केट है, यही फ्री मार्केट पूरी दुनिया के अंदर है। जितना संगठित क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, वो फ्री मार्केट नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। उसको एक इशारे पे, उंगली के इशारे पे गिराया जा सकता है। वैसे ही जैसे इन्होंने 2020 में पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया। सारी की सारी जो फॉर्मल आपकी मार्केट्स हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कैपिटल मार्केट्स हो, या कमोडिटी मार्केट्स हो, सब कंट्रोल्ड हैं। केवल और केवल इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसमें फ्री लेबर है, अपने आप लोग स्किल सीखते हैं बिना किसी क्रेडिट नीड के। एक कारपेंटर है, वो अपने बाप से, अपने चाचे से, अपने किसी दोस्त यार से कारपेंटरी सीख के अपना काम चालू कर देता है, अपनी रोजी रोटी अच्छी कमा लेता है। एक प्लम्बर है, वो किसी से, अपने बाप से, किसी से प्लम्बिंग का काम सीख के प्लम्बिंग का काम शुरू कर देता है। एक इलेक्ट्रिशियन है, वो किसी अपने घर वाले से या दोस्त से इलेक्ट्रिशियन का काम सीख के इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू करके अपनी रोजी रोटी कमा लेता है। वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सब क्रेडिट आ जाएगा। पूरा स्किल इंडस्ट्री और लेबर मार्केट पे कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि सब में ये कहेंगे क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए। और अल्टीमेटली वो क्रेडिट का सिस्टम कौन कंट्रोल करेगा? बड़े पूंजीपति, क्योंकि क्रेडिट के बिना आप कारपेंटरी नहीं कर सकते। आज आप देखो, नोएडा जहां पे मैं रहता हूँ, वहां अरबों रुपए की मार्केट है कारपेंटरी की। कारपेंटरी यहाँ पे होती है, जो बड़े बड़े यहाँ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही है, उसमें सारा लकड़ी का काम करने वाले कौन है? सारे के सारे कारपेंटर इनफॉर्मल मार्केट से आए हैं, जो अरबों रुपए की इकोनॉमी चला रहे हैं। और एक एक कॉन्ट्रैक्ट, अब एक मैंने फ्लैट अगर लिया है, तो मैं कोई 4 लाख 4.5 लाख का लकड़ी का काम करा रहा हूँ, तो कितने फ्लैट्स बन रहे हैं? तो अरबों रुपए की इकोनॉमी होगी। अब उस कारपेंटर से कहा जाएगा कि भाई, जो नई इन्होंने स्किल का पूरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई है, और स्किलिंग सेंटर बना दिए पूरे भारत के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बन गए हैं, तो 600 डिस्ट्रिक्ट है, सारी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहेंगे कि आप कारपेंटरी तुम कर नहीं सकते जब तक तुम्हारे पे क्रेडिट नहीं होंगे। क्रेडिट आपको अर्न करने पड़ेंगे। वो देने वाले कौन है? ये बड़ी कंपनी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में सारी बड़ी कंपनियां बैठी हैं। ये अपने, इनको कारपेंटरी का धेला कुछ नहीं पता, और ये स्किल सेंटर चला रहे हैं। जबकि असल कारपेंटरी का काम इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, जो ट्रेडिशनली लोग सीखते हैं, अपने बाप दादा से सीखते हैं और फिर करते हैं। और वही सबसे नफीस काम करते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं, सबसे बढ़िया काम करते हैं, सबसे स्किलफुल जो कारपेंटर आपको वहां से मिलेंगे। तो अब उसको कहा जाएगा कारपेंटर को कि भाई तुझे क्रेडिट चाहिए। वो बेचारे को डिजिटल अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, क्रेडिट कहीं से अर्न करने पड़ेंगे, तब जाके वो कर पाएगा। तो और वो जब चाहे किसी को प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली वो गुलामी किसकी करेगा? बड़ी कंपनियों की।
क्योंकि वो उसकी स्किल को कभी भी वो उसकी स्किल वो उसके क्रेडिट छीने जा सकते हैं। तो उसको उस बड़ी कंपनी को आज वो फ्री मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, वो अपना उसने काम सीखा किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, अभी वो अपना काम शुरू करके पैसे कमा सकता है, ठीक है ना, अपना परिवार पाल सकता है। अब उसको क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे, किसी बड़ी कंपनी के से क्रेडिट लेने पड़ेंगे, तब जाके वो काम कर सकता है, वरना उसको काम करने की इजाजत नहीं होगी, उसको वो काम करने का जो परमिट ही नहीं मिलेगा। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स भी यही कर रहा है। किसी भी तरह का काम आप करते हो, कारोबार करते हो, वो आप नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली कंट्रोल करने वाले कौन होंगे? यही स्टेक होल्डर कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हैं, ये कंट्रोल करेंगे। तो ये काम है पूरी भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी, जिससे गरीब आदमी को सस्ते में रोटी मिलती है। दिल्ली में बिहार से एक मजदूर आके काम करता है, उसको पकी हुई रोटी मिल जाती है 25-30 रुपए में, वो खा लेता है रोटी। अगर सभी कुछ छोटे वेंडर खत्म हो गए, छोटे वेंडरों को खत्म करके आपने कहा, यहां पर भी आप कानून अप्लाई कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने जो ये जो फूड स्टैंडर्ड्स एक्ट हमारी आई है, फूड स्टैंडर्ड्स जो हम वो कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि छोटे जो वेंडर हैं उनके खाने में हाइजीनिक नहीं है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो उस पर उनको हम काम नहीं करने देंगे। और आपने छोटे वेंडर्स को खत्म कर दिया जो खाना खिलाते हैं, ठीक है ना, गरीब आदमी को। उसके बाद वो कहाँ पे खाना खाएगा? जो मजदूर जिसको 25-30 रुपए में रोटी मिल जाती है दिल्ली या मुंबई में, जो अपना पेट भर के खाना मिल जाता है पका हुआ, तो वो अल्टीमेटली वो क्या क्या वो रेस्टोरेंट में खा सकता है? क्या उसकी इतनी बेचेस हैं? नहीं। तो अगर आपने छोटे वेंडर को खत्म कर दिया, तो ये देश चलेगा कैसे? ठीक है ना। तो पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटी मोटी आप चीजें बनाते हो या बेचते हो, रेडी पे आप सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, छोटी कोई दुकान चला रहे हो, कोई छोटी फैक्ट्री चला रहे हो, कोई बेकरी चला रहे हो, कुछ भी काम है, ये सारा इनफॉर्मल इकोनॉमी में आता है। और ये है जिसमें इस देश के 80% लोग काम करते हैं, सारी इंप्लॉयमेंट है। ये जो आप 80% या 85% लोग इसमें काम करते हैं, सिर्फ 10-15% की इंप्लॉयमेंट है जो जो संगठित क्षेत्र है अर्थव्यवस्था की उसमें है। 85% लोग इसमें काम करते हैं। ये 100% फ्री इकोनॉमी है। असल इकोनॉमी यही है जो समाज अपनी चलाता है। इसको इकोनॉमी कहने की बजाय आपको सिर्फ सोसाइटी कहने की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी अपनी सारी मटेरियल नीड्स खुद पूरी करते हैं। किसान सरकार नहीं है। जितनी चीजें हमें जरूरत, कपड़ा बनाने वाला सरकार नहीं है। सारी स्किल्स, मटेरियल नीड्स हमारी समाज खुद पूरी करता है, सरकार पूरी नहीं करती, बड़ी कंपनियां पूरी नहीं करती, ये खुद हम पूरी करते हैं। और उसको खत्म करने का काम चल रहा है, और वो खत्म हो जाएगी अगर इन्होंने पूरा सीबीडीसी वगैरह इंप्लीमेंट कर दिया। सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल जिसको मैं कहता हूं, वो इंप्लीमेंट हो गया, क्योंकि वो प्रोग्रामेबल है, उसमें वो वाउचर सिस्टम है, उसमें ये आपके बिहेवियर के हिसाब से आपका वो बंद कर सकते हैं। और ये उसमें ड्यूरेशन भी होगी, 6 महीने का ड्यूरेशन है, उसी में आपको वो वाउचर इस्तेमाल करना है। और वो आपकी तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब आपका डिजिटल लॉकर चल रहा होगा, डिजी लॉकर चल रहा होगा आपके फोन के ऊपर। अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया सरकार के खिलाफ, तो वो बंद कर देंगे। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी इस पूरी इन्फॉर्मल इकोनॉमी को खत्म करेगी। और डिजिटाइजेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, एग्री स्टैक बना चुके, ब्लॉकचेन बेस्ड इंडिया स्टैक बना चुके। इंडिया स्टैक प्रोजेक्ट देख लेना आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा जो ओएनडीसी वगैरह बना चुके हैं, ये सब। और इसके अलावा एग्रीकल्चर पे जो ये पूरा डेटा को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, सारा डेटा ब्लॉकचेन पे ला रहे हैं, वो सब कुछ जो है सारी फ्री मार्केट को खत्म करेगा, फ्री सोसाइटी को ही खत्म कर देगा, और लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे, ठीक है ना। और सारा कंट्रोल आ जाने वाला है जो आपके बड़े पूंजीपति हैं उनके हाथ में, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये है मेरी ओवरऑल